हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं नीट 2014 या AIPMT 2014 के सॉल्यूशंस के साथ। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा आप लोग मेहनत करते रहे। बेटा ये लास्ट ईयर के सॉल्यूशन लास्ट में इसलिए आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप फटाफट से फॉर्मूलेज आपके दिमाग में घूम जाए, पूरा का पूरा सिलेबस एक बार सॉल्यूशन देखते देखते दिमाग में घूम जाए। बेटा आपको जितने ज्यादा से ज्यादा आप FSTs देख लेंगे, मेरी बातें याद रखिए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। पेपर बहुत सिंपल रहेगा और फायदा उठाइए इस चीज का। सिंपल पेपर में बेटा तरीका यही होता है जीतने का कि आपको बेसिक फॉर्मूलेज याद हो। जितने आपने FSTs देख रखे होंगे उतना सिलेबस दिमाग में ज्यादा बार चक्कर मार रखा होगा और उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इंडेक्स की रीडिंग करते रहिए, सब टॉपिक्स को बार बार देखते रहिए। कोई सब टॉपिक का फॉर्मूला तो ऐसा नहीं है जो भूल गए हैं, तो बेटा अगर भूल गए तो उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए काम स्टार्ट करते हैं। आज का काम है पहला क्वेश्चन, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर द फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। पहला क्वेश्चन है बेटा, डायमेंशंस मास की पूछी है। बेटा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है फोर्स। अगर ये हल्का सा आपको मालूम है चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम ही बनेगा अपॉन टाइम, ये फोर्स। तो यहां से मास बताना है तो मास किस पे डिपेंडेंट आ जाएगा, फोर्स टाइम वेलोसिटी की पावर -1, FV-1t, FV-1t, दैट इज ऑप्शन 4, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। और अगर आपका मन हो नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, मास इज इक्वल्स टू के एफ की पावर a, v की पावर b और t की पावर c करके करना चाहें और दोनों तरफ डायमेंशंस इक्वेट करें, तो बेटा आपके पास खाली टाइम हो तो आप जरूर वेस्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे बेटा मेरे, आप नीट के जितने भी देखेंगे हर तरीके का क्वेश्चन उसमें आ जाएगा और उसी में से ही आप देखेंगे चेंज होकर कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने मेरे सारे FSTs के सॉल्यूशन देखे होंगे, नीट के जितने के पेपर मैं आपको करा रहा हूं, अगर आप केवल इतने ही देख लेंगे, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आपको वहां पे पेपर में जाके सोचना नहीं पड़ेगा करने से पहले, आप फटाक से करते चले जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 5 मीटर पर सेकंड से अर्थ पे एक पत्थर को फेंका और दूसरे प्लेनेट पे हमने 3 मीटर पर सेकंड से फेंका, सेम एंगल पे, कह रहे ट्रेजेक्ट्री सेम आ रही है। तो बताइए कि, तो हमको ये बताना है कि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा प्लेनेट के सरफेस पे। आइए देखिए प्यारे बच्चों, बताने की कोशिश करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। अगर यहां पे फेंका है 5 से, है ना, और वहां फेंका है 3 से, और सेम ट्रेजेक्ट्री आ रही, मतलब सेम हाइट पे जा रहा है, सेम रेंज आ रही, इसका मतलब ये पक्का है कि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहा होगा, क्योंकि अर्थ पे अगर आप 3 से फेंकेंगे तो जल्दी गिर जाएगा, वहां देर में गिर रहा है, मतलब कम कस के खींच रहा है। तो पहली बात तो आंसर जो आएगा बेटा, जो अर्थ के सरफेस पे होता है 10 से कम आंसर आएगा, 10 से तो कम आंसर आएगा। 2 ऑप्शन है, नहीं तो हमारा काम बन चुका था, ठीक है। चलिए तो अब बेटा करने का तरीका क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री बराबर या तो आप ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन बराबर कर दीजिए, तो रेंज बराबर कर दीजिए, जो आपको ठीक लगे, है ना। तो रेंज क्या होती है बेटा, u² sin 2 थीटा बाय जी, 5² sin 2 थीटा बाय जी, है ना। और वहां क्या हो जाएगी 3² sin 2 थीटा बाय जी डैश। यहां से आप बहुत आराम से प्यारे बच्चों जी डैश निकाल सकते हैं और जी डैश आ जाएगा 90/25, 90/25। कैसे करेंगे, 5 5 25, 5 1 5, 5 8 40, 3.6, है ना। तो 3.6 ये कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, 3.5 दे रखा चाहिए। जी को 9.8 लेके कर रहे हैं, मैंने 10 लेके कर लिया था, थोड़ा सा कम आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो क्योंकि बहुत दूर दूर के ऑप्शन तो 10 लेने में कोई परेशानी नहीं थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। पार्टिकल 2,3 पे था, 6,7 पे गया, फिर 13,14 पे। एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होती है, तो कहां गया उससे मतलब नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बहुत आराम से। उससे पहले हल्की सी जगह बना लेते हैं ताकि लिख पाए हम। आइए देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्वेश्चन है, पार्टिकल जो है वो 2,3 से जा रहा है 13,14 पे। तो 2 से गया 13 पे, तो x कोऑर्डिनेट कितना बड़ा 11, तो डिस्प्लेसमेंट x में हो गई 11 i कैप, और y में 3 से 14 सेम 11 j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टाइम लगा 5 सेकंड। तो 11 i कैप प्लस 11 j कैप बाय 5, दैट इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 तो बहुत ही आसान था,
हालांकि वो कहते हैं बीच में यहां गया और फिर यहां गया, उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन रिक्वायर्ड होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या रिक्वायर्ड होता है प्यारे बच्चों? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा एक्सेलरेशन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन तो कई सारे आपको क्लास में कराए गए हैं बच्चों, आइए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक मास है, फिर एक और मास है, और फिर एक मास नीचे लटक रहा मजे से। वाह भाई वाह, आनंद में। mg नीचे को आएगा, बिल्कुल सही बात है। टेंशन T1 रोक रहा है, ये T1 खींच रहा है। यहां पे बेटा चल रहा है बेटा सिस्टम, ये कह रखा है क्वेश्चन म्यू mg, और यहाँ पे T2, और फिर यहाँ पे T2, और फिर यहाँ पे म्यू mg। mg माइनस T1 प्लस T1 माइनस म्यू mg माइनस T2 प्लस T2 माइनस म्यू mg। तो वो क्या जाएगा? mg माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल्स टू 3m इंटू ए। m गया m गया m गया, तो a क्या आ जाएगा? g 1 माइनस 2 म्यू बाय 3। खत्म, खल्लास, बहुत ही आसान है। mg माइनस T1 प्लस T1 माइनस म्यू mg माइनस T2 प्लस T2 माइनस म्यू mg इक्वल टू m प्लस m इंटू ए। ठीक है सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट आप डायरेक्टली कह सकते बेटा T1 ये इंटरनल फोर्सेस हो गए, तो mg खींच रहा है, म्यू mg रोक रहा है, टोटल फोर्स हो गया mg माइनस 2 म्यू mg बराबर 3m। आ गया सर। चलिए मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है बेटा 8 सेकंड में। बेटा फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम। आई होप बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल और रेक्टेंगल ही है। चलिए आइए एक बारी फटाफट से देख लेते हैं, क्वेश्चन तो काफी आसान है। ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 6 है, ये -3 है, और ये +3। ठीक है। अब ये एरिया क्या जाएगा बेटा? ये फोर्स है और ये टाइम। ये एरिया कितना आएगा? हाफ ऑफ 2 इंटू 6 दैट इज 6। ये एरिया कितना आएगा? 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 6। ये नेगेटिव फोर्स है, ये मोमेंटम को डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे 3 इंटू 4 12। तो ये तो आपस में कट गए, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया? 12, विच इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट एक बलून है जो डिसेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, उसमें से कितना मास गिरा दे ताकि वो ए से ऊपर जाने लग जाए। बेटा कुछ बॉइंट फोर्स है जिसके कारण वो ऊपर जा रहा होगा बलून, है ना। अब मान लो पहले जो टोटल मास था, ये सामान है उसमें, है ना, मतलब जो भी सामान है, तो बच्चों बेटा जो ऊपर को पहले क्या था? mg नीचे को था, f ऊपर को, है ना, और mg माइनस f क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ma। अब कह रहे हैं कितना मास गिरा दे ताकि वो असेंड करने लग जाए, तो बॉइंट फोर्स तो वही रहेगा f, है ना। बॉइंट फोर्स बेटा लगता है ना बेटा, हल्की एयर होती है अंदर, इसके कारण बॉइंट फोर्स आता है, इसके कारण ये ऊपर जाता है। तो f, अब मान लो पहले m मास था, m डैश नीचे गिरा दिए, तो m माइनस m डैश g रह गया। अब वेट नहीं है, f पहले m था, m डैश गिरा दिए, तो बचा m माइनस m डैश g इज इक्वल्स टू m माइनस m डैश इंटू a। बस कुछ नहीं बेटा, यहां से m डैश निकालना है, तो f की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दीजिए या डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, आपको m डैश मिल जाएगा m के टर्म्स में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टली करना हो, ये हो सकता है आपको पचे नहीं मेरी बात, अगर एक्सेलरेशन लगभग g होता, पहले g से जा रहा होता, मतलब बॉइंट फोर्स कुछ है ही नहीं, अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0 है, तो बेटा अगर अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0 है बॉइंट फोर्स, या है ही नहीं, तो बेटा अगर ऊपर भेजना है उसको, तो सारा का सारा मास गिराओगे तभी मासलेस चीज ही ऊपर जा सकती है फिर, है ना। तो फिर आंसर m आना चाहिए था। अगर a को g के बराबर करिए, a टेंड्स टू g करिए, आंसर आ जाना चाहिए m, जो कि आ रहा है ऑप्शन 1 में डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं एक मास था 4m, 3 पार्ट में टूटा है, एक का मास m है, दूसरे का मास भी m है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए v वेलोसिटी से, है ना। तो बताना है टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। अब बेटा देखो, पहली बात, अगर दो की रफ्तार पता है
तो तीसरे का निकालने का तरीका क्या होगा, तीसरे की रफ्तार निकालने का तरीका बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बताइए, तीसरे की रफ्तार कैसे निकालेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों बोलिएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाली जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब दो की रफ्तार पता है, एक 4m मास जो था उसमें से m गया इधर v रफ्तार से, m गया इधर v रफ्तार से, और 2m जो है वो किधर जाएगा, वो डेफिनेटली इधर जाएगा। mv कितना मोमेंटम हो गया नेट में इन दोनों का मिला के, mv√2 उतना ही इसके पास आएगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम पहले 0 था, जितना इसके पास इधर को आएगा उतना ही इसके पास इधर को 2mv'। तो यहां से v' क्या आ गया, v/√2। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी बेटा फाइनली जनरेट हुई, हाफ mv², एक की, ऐसे दो है, हाफ mv², और हाफ 2m v'² वो क्या हो जाएगा, v²/2। तो हाफ mv² मतलब 3/2 mv², 3/2 mv², विच इज ऑप्शन 2। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, है ना, काफी सिंपल था यार ये तो, इसमें कुछ खास था ही नहीं, है ना बेटा। अगर m मास की रफ्तार भी है, m मास की रफ्तार भी है, तो 2m वाले की रफ्तार क्या हो जाएगी, मान लो v' हो जाएगी। बेटा जितना इन दोनों के पास मिला के, बेटा अगर a दो अगर वेक्टर होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर, तो a√2 होता है रिजल्टेंट, mv का mv√2, तो 2mv' के बराबर करिए, उतना ही इसको मोमेंटम मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि नेट 0 का 0 बना रहे। v' आ गया v/√2, हाफ mv², हाफ 2mv'², v' हो जाएगा v²/2, खत्म, खल्लास। आया सर, बहुत बढ़िया। चलिए पहले बिटोते हैं इसको, जगह बनाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है a cos ωt। क्या है प्यारे बच्चों, a cos ωt। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर a cos ωt, cos का ग्राफ कहां से चालू होता है, पॉजिटिव से, तो कह रहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा बेटा, अगर x एक्सेलरेशन होता -ω²x, जब x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ तो ये है, तो एक्सेलरेशन का क्या आएगा प्यारे बच्चों, उल्टा, जब x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है यार, है ना। ऐसा क्यों बेटा, अगर x होता है a sin ωt प्लस फाइ, है ना, तो v क्या आता है प्यारे बच्चों, v आता है फिर a ओमेगा cos ωt प्लस फाइ, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, dv/dt से एक्सेलरेशन वो आ जाएगा -ω²a, क्योंकि cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, sin ωt प्लस फाइ। अब बच्चों ये a sin ωt प्लस फाइ x है, तो -ω²x, वैसे भी बेटा ये तो याद रहना चाहिए। तो अगर वो पॉजिटिव से cos है तो वो माइनस cos में आएगा, दैट इज कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड, बिल्कुल सही, शानदार। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं एक डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी 50 किलोग्राम का रेडियस दे रखा है। कह रहे हैं बताइए कितनी टेंशन, उस पर एक धागा लपेटा, उसमें कितनी टेंशन जनरेट करें ताकि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर आ जाए। अरे बेटा ये तो बहुत ही सिंपल है, आइए बताते हैं शानदार तरीके से। बेटा देखते चले जाइए फटाफट से सारे के सारे सॉल्यूशन, या तो एक बार आप रोक के फटाफट से खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रहेगा। जैसे भी बस बेटा फटाफट से करते चले जाइए। ये है, इसके अबाउट है, धागा लपेटा, खींच रहे हैं, इसके अबाउट टॉर्क कितना है, T × R बराबर mr²/2 अल्फा। ये गिवन है, R एक कट गया, R गिवन है, M गिवन है, T निकालना हो जाएगा, हो जाएगा। मास 50 है, रेडियस दे रखा है हमको 0.5, अल्फा दे रखा है हमको 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, तो रेवोल्यूशन को तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 रेवोल्यूशन 2 × 2 पाई करना पड़ेगा बाई 2, 2 गया 2 गया, ये हो गया 25, 2 ज़ा 50, 50 पाई इज द आंसर। 50 पाई मतलब 50 पाई कितना बन जाएगा बेटा, 157। बेटा आप समझ सकते हैं ना, ये 50 है, 2 × 0.5 करके 50 पाई, 50 × 3 150, 3.14 होता है, तो 150 से बड़ा, 150 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, खत्म। नेक्स्ट कह रहे हैं सॉलिड स्फीयर है,
वो एक बार विदाउट स्लिपिंग आ रहा है, रोल करता हुआ आ रहा है इंक्लाइन प्लेन से नीचे, और एक बार स्लिपिंग के साथ आ रहा है विदाउट रोलिंग, मतलब एक बार फ्रिक्शन है और एक बार फ्रिक्शन नहीं है। तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है दोनों सिचुएशन में। आइए बताते हैं बेटा। ये तो मैं कल के पेपर में भी, जो मैंने कल डिस्कशन किया था 16 का पेपर 1, जो 16 का पेपर 1 था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था, जहां पे मैंने आपको डिराइव करा दिया था एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा अपॉन n प्लस 1, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो वैसे वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा भी बता देता हूं। mg cos थीटा mg sin थीटा, ठीक है, नॉर्मल, और फ्रिक्शन भी यहीं से पास करेगा। इसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू आर, mg sin थीटा इंटू आर बराबर इसके अबाउट बेटा 2/5 mr स्क्वायर, तो इसके अबाउट 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, है ना, 7/5 mr स्क्वायर। ये तरीका होता है निकालने का, 7/5 mr स्क्वायर टाउ इक्वल टू आई अल्फा। इसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं क्योंकि ताकि सारे अननोन का मतलब अननोन फोर्स यहीं से पास करे, फ्रिक्शन यहीं से पास करे ताकि उड़ जाए। और अगर आप जनरल बॉडी का निकालना चाहते तो आप मान लेते सेंटर ऑफ मास के अबाउट nmr स्क्वायर, तो इसके अबाउट n+1 mr स्क्वायर, है ना। आर यहां से काटते तो आर अल्फा को ए कह के ए आता है g sin थीटा अपॉन n+1, ये जनरल आता है। तो n जितना ज्यादा होगा, रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम आता है। रेस होती है सॉलिड स्फीयर और रिंग की, तो रिंग बाद में आएगी, रिंग सबसे बाद में आएगी, सॉलिड स्फीयर सबसे पहले। सॉलिड स्फीयर का n सबसे कम होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है, डिस्क का हाफ होता है। 2/5 की वैल्यू हो गई 0.4, हाफ हो गया 0.5, और होलोस्फीयर का 2/3 0.666, और रिंग का 1। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अच्छा पहले तो एक्सेलरेशन का रेशियो तो निकाल लें। तो बेटा स्लिपिंग वाले केस में तो g sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि mg sin थीटा बराबर है, फ्रिक्शन ही नहीं है, g sin थीटा। तो बेटा रेशियो क्या आ जाएगा, दिस अपॉन g sin थीटा करूंगा तो 1/n+1, और n क्या है 2/5 प्लस 1 7/5 5/7। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर जब स्लिपिंग नहीं हो रही तो g sin थीटा अपॉन n+1, और जब स्लिप करता हो विदाउट रोलिंग मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो mg sin थीटा बराबर ma हो जाएगा, तो g sin थीटा आ जाएगा, है ना। तो बेटा जब रेशियो लूंगा दिस अपॉन g sin थीटा तो खाली 1/n+1 बन जाएगा। n है 2/5 प्लस 1 7/5 5/7 इज द आंसर, विच इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट कह रहे हैं ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एस्केप वेलोसिटी जो होती है उसके सरफेस पे वो लाइट की रफ्तार से भी ज्यादा होती है ना। अब कह रहे हैं बताइए कि अर्थ को कितने रेडियस तक कंप्रेस कर दें ताकि लाइट एस्केप ना कर पाए। ओके, अर्थ का मास है 6 × 10⁻²4, है ना। बेटा जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो √2gm/r होती है। बेटा अर्थ से कह रहे हैं कि एस्केप ना कर पाए, लाइट भी एस्केप ना कर पाए, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, √2gm/r। बेटा देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11। 6.67 को 20/3 भी कह सकते हैं, कैलकुलेशन आसान होती है। मास है 6 × 10⁻24, 5.98 दे रखा है, तो अगर आपका मन हो 5.98 लेने का तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन r। बस हम चाहते हैं कि जस्ट एस्केप वेलोसिटी 3 × 10⁸ हो जाए। आई होप ये खाली एक r अननोन है, निकाल लेंगे। अच्छा ऑप्शन कैसे कैसे हैं, एक है 10⁻⁹ 10⁻⁶ 10⁻² और 100, मतलब बिल्कुल ही खत्म है कहानी। 3 × 6, खाली 10 की पावर बताने में इंटरेस्टेड है भाई। ओके, स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया 2 × 4 × 8 80 × 10⁻24, I'm sorry अपॉन 3 स्क्वायर that is 9 × 10⁻16 is equals to r, है ना। ये है वो 10⁻11 रह गया था यार बेटा 6.67 10⁻11, तो यहाँ पे 10⁻11 और जोड़ देते हैं, ये कटेगा, ये क्या आ जाएगा बेटा 10⁸, ठीक है। और ये एक और काट दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, या 3 स्क्वायर 9 9 9 81 होता है, 80 लगभग 9 बन जाएगा क्योंकि मेरे को तो 10 की पावर चाहिए। तो 9 × 10⁻³
तो 9 अप्रोक्सीमेटली 10 है, 10 इंटू 10⁻³ 10⁻² के आसपास का आंसर है। अब आप सोचिए ना, एक है 10⁻², एक है 100 और एक है 10⁻�6, तो इसको किसके आसपास का बोलेंगे? 10⁻², है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं स्मॉल जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर स्मॉल जी अर्थ के लिए ग्राफ बनाना हो। बेटा अंदर होता है प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। सॉलिड स्फीयर में जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ρr/3ε0, बाहर kq/r², तो अंदर प्रोपोर्शनल टू आर। अब बेटा मैंने आपको बता रखा है कि अगर मैग्नीट्यूड कोई कहेगा तो ऐसे बना दो, या अगर मान लो अब ये वाला ऑप्शन भी और ये वाला भी, तो कौन सा बनाओगे बेटा? नेगेटिव वाला। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोपोर्शनल टू आर था, पर यहाँ पे अगर मास होगा 1 मास रखोगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव में जब पार्टिकल है तो फोर्स नेगेटिव में आ रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव में, तो ये वाला सही होगा, ऊपर वाला नहीं। पर अगर सारे पॉजिटिव वाले ऑप्शन तो फिर इसी को टिक करोगे, मतलब बेस्ट ऑप्शन चूज कर। तो यहां दोनों है तो नेगेटिव वाले को लेंगे, दैट इज ऑप्शन 1 को। नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की एक लेंथ की वायर बना दी। कॉपर था, कॉपर को हमने क्या किया, एल लेंथ की वायर बनाई। अब कह रहे हैं उसको हमने कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, तो बताना है कि जो इलोंगेशन और लेंथ में कैसा रिलेशन होगा। ओके बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये अगर एरिया ए है और लेंथ एल है, तो एल तो कांस्टेंट है, अलग अलग लेंथ के लिए बेटा हम करेंगे और इलोंगेशन निकालेंगे। तो F/A हो गया स्ट्रेस, है ना, और डेल्टा L/L हो गया स्ट्रेन, और ये है यंग्स मॉडुलस। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा L, आपको मन में तो अभी ये लग रहा होगा प्रोपोर्शनल टू L बेटा, लेकिन ध्यान से देखेंगे F/AY, और यहां पे क्या आ जा रहा है प्यारे बच्चों, F/AY इंटू L। अब L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ऐसा क्यों? क्योंकि AL तो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम तो वही है ना, अलग अलग एरिया और अलग अलग लेंथ की वायर बना रहे हैं, तो बेटा क्या बन जाएगा फिर, AL तो कांस्टेंट है, तो FL²/YV, तो बेटा डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L² हो जाएगा, विच इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट कह रहे हैं n स्फेरिकल ड्रॉप्स कंबाइन कर गए कोइलिस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। n छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन गई, तो कह रहे कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऐसे ऑप्शन नहीं, सब में रिलीज ही है, ये एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज। बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर सरफेस टेंशन T है तो बेटा अगर आपको एरिया बढ़ाना होता है तो एनर्जी लगानी पड़ती है, और एरिया घटता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना। बेटा एक बात हमेशा याद रखेंगे, जितने छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे उतना एरिया ज्यादा होगा, और जितना एक ड्रॉप होगा तो उतना एरिया कम, है ना। अब कैसे समझ सकते हैं इसको, मैं डायरेक्टली फील करा सकता हूं आपको। बेटा देखो छोटे छोटे ड्रॉप्स, अगर मान लो कोई चीज गर्म है, उसको सबको इकट्ठा रख दो तो जल्दी ठंडी होगी, या छोटा छोटा पार्ट में बांट दो, है ना, जैसे चाय पीनी है तो छोटे छोटे सॉसर्स में बांट दो, सॉसर्स में, तो जितने छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे, इसका मतलब जितने पार्ट में बढ़ती जाती है चीज उतनी जल्दी ठंडी होती है। और ठंडा होना किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, मतलब एरिया कब ज्यादा होगा, जब छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाएगी, है ना। तो पहले क्या थे, n थे ड्रॉप्स, n इंटू 4/3 πr³ सॉरी, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R³। यहां से क्या आ गया, nr³ इज इक्वल्स टू कैपिटल R³। अब ये तो पक्का है कि एनर्जी रिलीज होनी, कितनी रिलीज होनी है, पहले सरफेस एनर्जी क्या थी बेटा, सरफेस एनर्जी होती है T इंटू ए, है ना। तो ये आप कह सकते हैं कितनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा, जितना एरिया डिक्रीज होगा T डेल्टा ए, ये एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब डिक्रीज क्या हुआ T, और चेंज इन एरिया क्या है 4πr² इंटू एन, ये पहले का एरिया था, और बाद में क्या आ जाएगा 4π कैपिटल R², है ना। n की वैल्यू यहां से निकाले, यहां पे डाल दे 4πr², अच्छा 4π कॉमन ही ना ले लें, 4πt, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे R³ बाय R³, है ना, तो ये बचेगा R³ बाय R माइनस R², इसको लिख देते हैं R³ बाय कैपिटल R³ भी कॉमन ले लेते हैं बाहर, है ना। 4πr³, 4/3 πr³ होता है वॉल्यूम, है ना, जो पहले वॉल्यूम थी, जो टोटल वॉल्यूम भी गिवन है हमको क्वेश्चन में, है ना। अब बेटा 4πr³ वो क्या हो जाएगा 3v, नहीं आया, आया सर,
बेटा नहीं तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से डिवाइड, 4/3 पाई आर क्यूब जब ये बाहर ले लेंगे तो बेटा बन जाएगी वॉल्यूम। हो गया सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट कह रहे स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको हम 20 ग्राम वाटर में पास कर रहे हैं जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। व्हेन वाटर एक्वायर्स टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी। बेटा मास तो कुछ बढ़ जाएगा क्योंकि स्टीम डाल रहे हैं, वो भी वाटर में कन्वर्ट हो रही। 20 ग्राम वाटर था 10 पे, 80 पे ले आए। कितने पे ले आए? 80 पे। बहुत ही सिंपल कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं फटाफट से। तो बेटा अगर 20 ग्राम वाटर था, स्पेसिफिक हीट 1 है और उसका टेम्परेचर फाइनली कितना हो गया? 80 हो गया। पहले कितना था? 10। तो ms डेल्टा टी, इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी। ठीक है, अब मान लो m ग्राम हमने स्टीम डाली होगी तो वो कितनी होगी? m इंटू 540 ml। पहले तो बेटा वो कंडेंस होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगी, फिर वो वाटर जो 100 पे है वो 80 पे भी तो आएगा। तो m s डेल्टा टी कितना हो गया? 20। 100 से 80 का, तो ये इतनी थर्मल एनर्जी उसने लूज करी, इतनी इसने गेन करी। थर्मल एनर्जी गेन इक्वल टू थर्मल एनर्जी लॉस्ट, है ना। ये कितना बन गया? 1600, सॉरी ये 70, 1400 बाय ये कितना हो जाएगा? 560। ये m की वैल्यू है 0 0 14 4 था 56, तो m आ गया 2.5 ग्राम। तो 20 ग्राम पहले था पानी, 2.5 ग्राम ने स्टीम डाली, तो कितना हो गया? 22.5 ग्राम। कौन सा ऑप्शन हो गया सही? 4th ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा सिंपल क्वेश्चन है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा 20 ग्राम वाटर 80 से चला 10 से चला गया 80, तो ms डेल्टा टी उसने इतनी हीट ली ना, टेम्परेचर बढ़ा। m ग्राम स्टीम जो थी वो कंडेंस हुई, तो ml तो एनर्जी रिलीज होगी, लेटेंट हीट, और फिर वो 100 से 80 पे आएगा तो बेटा फिर से एनर्जी और रिलीज होगी, ms डेल्टा टी। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। कह रहे हैं 70 से 60 हो रहा है 5 मिनट में, 60 से 54 हो रहा है अगले 5 मिनट में, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बताइए। ओके हाँ भाई, तो आइए देखते हैं अगला। हाँ 70 से 60 हुआ, 70 माइनस 60 बाय 5 मिनट, ठीक है, इज इक्वल्स टू के। बेटा ये हो गया एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। 70 से 60 हुआ, ये हो गया डिक्रीज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम, ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस के 65 माइनस टी। ठीक है सर। अगला फिर 60 से 54 हुआ, 60 माइनस 54 बाय टी, वो 5 ही है ना, ये भी रेट ऑफ कूलिंग हो गया प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। 60 और 54 का एवरेज क्या है? 57 माइनस टी। अब बेटा इन दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे और एक ही अननोन है टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर। बेटा होता क्या है, T1 से अगर T2 हुआ टेम्परेचर तो T1 माइनस T2 बाई टी, ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, काफी सिंपल है ना। तो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको कायदे से आना चाहिए। बहुत ध्यान से देख लीजिए, मेरे हाथ से खुद से भी सॉल्व कर लीजिए, है ना। मैंने क्लास में भी इसके 3-4 क्वेश्चन करा रखे हैं, आगे भी बेटा 2-3 पेपर में बेटा मतलब पक्का है कि 2-3 पेपर के सॉल्यूशन में और डालने वाला हूं, तो एक आध क्वेश्चन इसका और आ जाएगा। मेरे FSTs में भी इसके क्वेश्चन है, आप चाहें तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो कॉपी पढ़ लीजिए। बेसिकली बेटा T1 माइनस T2 बाई टी, T1 से T2 हुआ टी टाइम, तो ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस के इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS, ये हो गया एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। एवरेज टेम्परेचर और माइनस TS की तो डिफरेंस हो गया सर। नेक्स्ट T वैसे निकल के आएगा 45। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं हमको, हमने क्या किया बेटा, पहले मोनोटॉमिक गैस थी, आइसोथर्मली वॉल्यूम को क्या किया, डबल किया, और फिर 2V करने के बाद 16V किया एडियाबैटिकली। तो फाइनल प्रेशर बताना है अगर इनिशियल है P। ओके कैसे करेंगे बेटा, पहले आइसोथर्मली किया, पहले टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बेटा वॉल्यूम अगर डबल होगी V से 2V होगी, तो बेटा PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो प्रेशर हो जाएगा P/2।
अब p/2 और ये 2v थी, अब हमने एडियाबेटिकली क्या कर दिया इसको 16v। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मान लो p डैश, pv की पावर गामा कांस्टेंट लगाई, p/2 इंटू 2v की पावर गामा, और गामा कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 5/3, p डैश v की पावर गामा 16v की पावर 5/3। ठीक है, v गया v गया, ओके। तो ये है p डैश, सॉरी, तो p/2 ये नीचे आ जाएगा, या तो 2 8 16 भी कर लीजिए, 8 हो गया 2 क्यूब है ना, 3 हट जाएगा तो 2 की पावर 5 32, तो 32 नीचे आ जाएगा, तो p डैश आ गया p/64। कितना आ गया प्यारे बच्चों, p/64। तो बेटा पहले बेटा वॉल्यूम जो हुई बेटा डबल हुई, तो बेटा pv का प्रोडक्ट कांस्टेंट करके प्रेशर हाफ हो गया, बाद में p/2 इंटू 2v की पावर गामा इक्वल टू p डैश इंटू 16v की पावर गामा, खत्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बेटा पूछा है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। बेटा यहां पे तो नेगेटिव वर्क होगा, इतना वर्क ये नेगेटिव होगा है ना, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा पॉजिटिव। आप समझिए ये अगर एक छोटी सी साइकिल ले लें तो इसमें नेगेटिव वर्क आने वाला ये है ना, और ये वाली साइकिल ले लें तो इसमें क्या होगा बेटा, पहले ये पॉजिटिव वर्क होगा इतना, और फिर इतना नेगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव वर्क आने वाला ये और इसमें नेगेटिव वर्क आने वाला ये, और ये दोनों बराबर है। आप देख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से ट्रायंगल का एरिया देखिए, तो आधे पार्ट में बेटा पॉजिटिव वर्क है। बेटा देखो जब साइकिल होती है क्लॉकवाइज तो वर्क डन होता है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पी डीवी का इंटीग्रल पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन होता है, तो पहले पॉजिटिव एरिया आ रहा है और बाद में नेगेटिव एरिया कम आ रहा है, तो नेट में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया है ना। तो जब क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो बेटा वर्क डन बाय गैस क्या होता है बेटा, फिर नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला कम है यहाँ पे और नेगेटिव वाला ज्यादा है, तो नेट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज साइकिल है पॉजिटिव और एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का एरिया बराबर है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। नेक्स्ट, मीन फ्री पाथ आर की कौन सी पावर पे डिपेंडेंट होती है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा मीन फ्री पाथ बेटा कितनी होती है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एनवी। 1 मीन फ्री पाथ होती है लैम्डा इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल का स्क्वायर, एनवी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा ये डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन है, तो एन क्या होगा 2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है n1 n2 n3, कह रहे हैं एक स्ट्रिंग थी उसमें हमने क्या कर रखे प्यारे बच्चों, ब्रिजेस लगा रखे, क्या कर रखे, ब्रिज लगा रखे, बताता हूं। और मतलब हमने 2 ब्रिज लगाए और 3 सेगमेंट बन गए, कह रहे हैं उनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है वो n1 n2 n3 है, तो जो पूरी वायर होगी बिना ब्रिज के उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या, बताता हूं मैं क्वेश्चन क्या ये है। पहले यहां पे ब्रिज लगाया, मान लो इस पार्ट की लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है और इसकी लेंथ L3। तो बेटा मेरी बात सुनिए, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो n1 है वो क्या होगी, v/2L1, इसकी क्या होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n2 v/2L2, और इसकी क्या रखी n3, n3 क्या आएगी v/2L3। भैया v/2L होती है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है, और फिक्स्ड एट वन एंड होती है तो v/4L होती है, ठीक है। अब पूरी वायर की क्या आएगी v/2L, n क्या आएगा v/2L है ना, L क्या हो जाएगा L1 + L2 + L3। अगर ये निकाल दे तो पूरी एक वायर जो बन गई, अरे कह दो आया भैया, नहीं आया, बस अब L1 की वैल्यू यहां से उठा के डालते जाओ खटाक से, है ना। तो क्या बन के आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू v/2, ऐसे लिख लीजिए। क्यों लिख रहा हूं बताया, इस तरीके से लिखिए, L1 की वैल्यू क्या आएगी v/2n1, v/2n1 आ गया समझ में, आ गया सर, v/2 को काटने के लिए L2 क्या आ जाएगा v/2n2, L3 आ जाएगा v/2n3, बस खत्म। v/2 को ऊपर नीचे से काट दीजिए, इस क्वांटिटी को ऊपर ले आइए, 1/n1 + 1/n2 + 1/n3
इज इक्वल टू एन को उधर लीजिए 1/n, खत्म। अगर आपको ऐसे अच्छा ना लगे तो एक तरीका और है, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 लिख दीजिए पहले, ठीक है, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, फिर V से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, और V/2L 1/n, V/2L1 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3, बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट कह रहे पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर whose frequencies are below 1250 हर्ट्ज। बेटा एक एंड क्लोज्ड है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/4L। क्या होती है प्यारे बच्चों, V/4L। क्या होती है, V/4L, है ना। तो V/4L की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, एक सेकंड मार्कर ले लेते हैं, वो कितनी आ रही है बेटा, V/4L की वैल्यू 340/4L। L कितना दे रखा है, 0.85। इसको हटाइए, 2 जीरो लगाइए, 85 टू जा होता है 170 और 85 170 का डबल 4 ये 4 गया, 100 हर्ट्ज है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लोज्ड पाइप है, एक एंड क्लोज्ड है ना, बड़ी सोच नहीं है। सी क्लोज्ड पाइप, सी छोटी सोच, छोटी सोच, खाली ऑड हार्मोनिक्स आते हैं। तो 100 300 500 बोलते जाए, 700 बोलते हैं, 900 1100 1300, ये नहीं चलेगा क्योंकि 1250 से नीचे नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज बताई थी। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डॉपलर का है, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे हैं a speeding motorcyclist sees traffic jam ahead of him. He slows down to 36 km per hour. He finds that traffic has eased and a car moving ahead of him at 18 km per hour is honking at a frequency of 1392 hertz. If the speed of the sound is 343 meter per second, the speed of honk as hereby। बेटा वो आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। चलिए पहले इसको चमकाया जाए। कुछ नहीं बेटा, कैलकुलेशन, और ऐसी कैलकुलेशन मैं कई सारी आपको बता चुका हूं। मेरे को लगता है कि ऐसी कैलकुलेशन है तो महारत हासिल करा चुका हूं मैं आपको, है ना। बस ये कैलकुलेशन से थोड़ा सा डर लगता है और मैंने ये कैलकुलेशन आपको बहुत कायदे से सिखा रखी है बेटा क्लास में, और मेरी बहुत सारी वीडियोस में भी मैं बहुत सारी बार सिखा चुका हूं। बेटा 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये गाड़ी आ रही है, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आगे वाली रफ्तार, आगे वाली कार 15 से जा रही है तो उसकी 18 से जा रही है तो इसकी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, है ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1392 हर्ट्ज। तो कह रहे हैं बताओ इसको क्या सुनाई देगी, है ना। ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। बेटा F डैश इज इक्वल्स टू F V V VO VS, है ना। दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस आएगा। ये आप कह सकते हैं ऑब्जर्वर पास आ रहा है इसलिए बढ़ेगी, सोर्स दूर जा रहा है इसलिए घटेगी। घटेगी कब, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, है ना। अब F डैश के आगे F 1392 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1400, और साउंड की रफ्तार कितनी रखी है बेटा 343। अब 343 प्लस 10 ये हो गया 353, और नीचे आ जाएगा 343 प्लस 5 348। अब ध्यान से देखिए कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 1% होगा 3.5, 3 पॉइंट, इसका 1%, इसका जो 1% होगा ना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये 348 है, ये 353 है, ठीक है। और इसका जो 1% होगा वो 3.4 है, ठीक है, पर वो से 5 ज्यादा है, मतलब लगभग 1.5%। तो ये 1.5% इससे ज्यादा है, मतलब 1.015, ये 1.5% लगभग ज्यादा है, तो 1.015 टाइम्स हो गया इसका, नहीं है भैया। 1.5% मतलब 0.015 टाइम्स, मतलब 1.5/100 टाइम्स ज्यादा है, तो 1.015 आ गया। तो इस बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1.015 से, इसका मतलब इसको 1.5% बढ़ाना है,
1400 100 का 1.5% होता है 1.5, 1400 का क्या होगा 14 इंटू 1.5 दैट इज 21। इसको लगभग 21 से बढ़ाना है, 20 से बढ़ाऊंगा तो 1412 1413। अब देखो मैं जानता हूं कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया तो आंसर क्या आ गया 1413 के आसपास का। कौन सा ऑप्शन 1412। वैसे भी आप सोच सकते हैं प्यारे बच्चों 353 348 1392 से बढ़ाएगा, दो ऑप्शन थे 1400 की लाइन में। अब बेटा 1.5% बढ़ा है, खत्म बात यार। ये इससे 1.5% बढ़ा दैट इज ये 1.015 हो गया, तो इसका 1.5% बढ़ा दीजिए। 1392 का 1.5% और 1400 का 1.5% लगभग एक ही बात है, तो 21 बढ़ा दीजिए इसमें। खत्म हो गया सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट अगले में पूछा है बेटा दो डाइलेक्ट्रिक है K1 K2, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगर वैक्यूम में E है तो डाइलेक्ट्रिक में जाके E/K हो जाएगी, है ना। और K2 अगर ज्यादा है तो बेटा K2 वाले मीडियम में कम हो जाएगी और K1 वाले में थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो कौन सा सही ऑप्शन बन जाएगा 3। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, डाइलेक्ट्रिक वाली जगह पे फील्ड कम हो जाएगी। यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ग्राफ बनाना हो, यहां जो फील्ड आएगी यहां पे भी वही आएगी, यहां पे भी वही आएगी, और यहां पे K1 वाला मीडियम है कुछ कम हो गई, यहाँ पे K2 वाला है ज्यादा कम हो गई क्योंकि K2 बड़ा है तो E/K। इस तरह ग्राफ आएगा विच इज इन ऑप्शन 3। नेक्स्ट कह रहे कंडक्टर है R रेडियस का जिसपे चार्ज Q दे दिया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बेटा अंदर वही होता है जो उसके कारण उसकी सरफेस पे होता है, KQ/R। Q है, R रेडियस है, पोटेंशियल कहां पूछा है एट द सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा KQ/R जो उसके कारण उसके सरफेस पे होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होती है बेटा जीरो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, और पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R, दैट इज ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, इसमें एक है ना बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया से पहले एक कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर इस स्विच को है ना यहां से इधर को पटक दिया, ठाए 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 ठाए, और फिर क्या होगा बेटा अब इससे इस पे जब चार्ज फ्लो करेगा, मतलब ये कैपेसिटर जो चार्ज है ये अनचार्ज वाले को जब कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा और फाइनली कुछ एनर्जी जो होगी वो लॉस होगा बेटा, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हीट निकल जाएगी बेटा। करंट जब भी होगा तो कुछ ना कुछ तो हीट डिसिपेट होगी, तो वो कितना परसेंट एनर्जी कह रहे लॉस हो जाएगा ये बताना है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट। ठीक है बेटा, वैसे तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बेटा वो रिलेशन होता था हाफ C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद होना चाहिए। कहां से आया था, आइए आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। ये C1 है ना, V1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है ना, और मैंने C2 से इसको कनेक्ट कर दिया है ना। मान लो अभी स्विच ओपन है ना, जो V2 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है। अब जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो बेटा होगा क्या कुछ टाइम बाद, पहले तो जो इन दोनों प्लेट पे मिला के चार्ज है पहले C1 V1 प्लस C2 V2, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। मान लो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस V हो गया। ठीक है बच्चों, है ना। और अब क्या आएगा बेटा, लॉस इन एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये पहले एनर्जी थी और बाद में कितनी होगी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। यहां पे V की वैल्यू निकाल के ठाए से डालेंगे एंड यू विल गेट हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। तो बेटा अगर दो कैपेसिटर्स चार्ज होते हैं तो बेटा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इसका अगर पोटेंशियल मान लो 0 है तो इसका V1 है, इस वाली प्लेट का V2 है, तो इन दोनों की प्लेट्स का है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आप ले लीजिए है ना, किसी भी दूसरे वाले को रेफरेंस मान के, है ना। तो अगर मान लो ये नेगेटिव वाली प्लेट इधर होती तो V1 माइनस माइनस V2, तो V1 प्लस V2 बन जाता है ना। बस बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं
कि ये जो एनर्जी डिसिपेट होगी, जो एनर्जी डिसिपेट होगी बेटा वो कितनी होगी, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। बेटा अगर आप याद करें जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, जब दो बॉडीज चिपक जाती हैं, तो वहां पर इक्वेशन क्या लिखते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, वही इक्वेशन। और फिर लॉस इन एनर्जी कैसे लिखते थे, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, जिस कांस्टेंट जिस वेलोसिटी से दोनों के दोनों चलेंगे। तो बेटा यहां से रिलेशन निकल के आता था। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था, जो थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड है इस केस में, और वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आती थी बेटा, वो उसमें रिलेशन आता था हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर। तो बेटा यहां तो बेटा दोनों cc है, तो बेटा हाफ cv स्क्वायर पहले इसमें एनर्जी थी, लॉस कितना आएगा, लॉस आएगा हाफ cc अपॉन c प्लस सी, हाफ cc c इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, c बाई 2, और यहां पर तो बेटा ये अनचार्ज था तो v माइनस जीरो स्क्वायर, अब v माइनस जीरो तो v हो जाएगा, तो 1/4 cv स्क्वायर एनर्जी लॉस्ट हो गई, ये है थर्मल एनर्जी लॉस्ट, है ना, और इसका ये हाफ है, तो 50% एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, लॉस्ट हो जाएगी, है ना, ड्यूरिंग मतलब चार्जिंग ऑफ द सेकंड कैपेसिटर फ्रॉम द चार्जिंग ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। हाफ cv स्क्वायर थी और हो कितनी कितनी जाएगी प्यारे बच्चों, मतलब 1/4 cv स्क्वायर, क्योंकि हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर आपको लगे कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है तो आप आराम से लिखिए, बिल्कुल आराम से, है ना, हाफ CC अपॉन C प्लस C इंटू V माइनस जीरो स्क्वायर, क्योंकि ये अनचार्ज था, है ना। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पाया। ये C/2 बन जाएगा, आप देख पा रहे हो, ये बन जाएगा C प्लस C, तो C है ना, C कट जाएगा तो C/2, तो C/4 V स्क्वायर, 1/4 CV स्क्वायर एनर्जी लॉस्ट हुई है, हाफ CV स्क्वायर थी, दैट इज आधी एनर्जी लॉस्ट हो गई। कितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई प्यारे बच्चों, आधी, है ना। और बेटा अगर आप लोग खाली बैठे हुए हैं बेटा, कोशिश करिए साथ में नोट करते जाइए, ध्यान से सुनिए बात को, एक एक चीज को ध्यान समझिए। नीट की स्पेशल बात ही ये है कि अगर आपने बहुत ध्यान से बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सुन लिए, आए हुए क्वेश्चंस के, तो बेटा इसमें कोई डाउट नहीं है कि 140 नंबर लाना मतलब कोई बड़ी डील है, बहुत ही सिंपल है, पर आए हुए क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आप साथ में अगर नीट के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना चाहें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर लें, तो पिछले साल के और इस साल के मेंस के पेपर कर लीजिए, इतना बहुत रहेगा, है ना। परसेंट यहां पर पूछ रहे हैं कि एनर्जी इन दी कैपेसिटर्स रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ, मतलब जो टोटल एनर्जी किस फैक्टर से रिड्यूस कर जाएगी। बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं, बेटा कह रहे हैं पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज किया V वोल्ट से, है ना, ये C, और आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। कह रहे हैं बताइए एनर्जी इन दी कैपेसिटर्स विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ, एग्जैक्ट लाइन में बोल देता हूं, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ दिस, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ दिस, रिमेन्स द सेम। बेटा ये तो पक्का है कि डिक्रीजेस ही होगी, क्योंकि जब भी अगर चार्ज फ्लो होगा, करंट होगा, तो ये पक्का है कि थर्मल एनर्जी तो प्रोड्यूस होनी ही होनी है। तार में करंट होगा तो तार गर्म होगी ही होगी, तो डिक्रीजेस वाला ही आंसर होना चाहिए था, जो कि एक ही ऑप्शन है करेक्ट, मतलब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो बेटा पहले हाफ CV स्क्वायर थी, लॉस्ट जो थर्मल एनर्जी होगी वो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, अभी निकलवाया था हाफ C/2 V स्क्वायर, तो 1/4 लॉस्ट हो गई, तो बची कितनी 1/4 CV स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी हो गई 1/4 CV स्क्वायर, और ये इनिशियल थी, तो बेटा डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। आगे क्या है बेटा, ये एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है। कह रहे हैं एक बार हमने दोनों बार हमने सीरीज में लगाए EMF, एक बार मतलब पोलैरिटी मतलब सेम डायरेक्शन में, एक बार पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे आ रहा है और एक बार 10 सेंटीमीटर पे। बेटा देखो यहां से यहां जाने में जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आया वही यहां पे आया, है ना, तभी तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ। बेटा मान लो आप कोई दो स्टूडेंट, दोनों मेरे से 20-20 साल छोटे हैं, इसका मतलब दोनों बराबर एज के, इसका मतलब दोनों बराबर एज के। बेटा गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो जो इसमें ड्रॉप आया वही इधर भी ड्रॉप आएगा, है ना। और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ सेम होता है, तो इसमें ड्रॉप क्या है E1 प्लस E2। मान लो 1 लेंथ में आ रहा है K, तो 50 लेंथ में क्या देगा 50 K, और यहां पे कितने का ड्रॉप आएगा, ओ दोनों में से, हाँ यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 माइनस E2 का ड्रॉप आएगा,
देखो पोटेंशियल ड्रॉप कम आया इसलिए बैलेंस लेंथ भी कम आ रही है ना। 1 लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप के का आता है तो 10 लेंथ में k इंटू 10 का, खत्म। डिवाइड करो, E1 बाई E2 पूछा है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, प्यारे बच्चों जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5। तो E1 बाई E2 क्या बन जाएगा, है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बड़े आराम से सोच सकते हैं क्या निकल के आ जाएगा। 4E1 सॉरी 4E1 इज इक्वल्स टू 6E2, ठीक है। तो E1 बाई E2 क्या आ जाएगा 3/2, E1 बाई E2 क्या आ जाएगा 3/2, विच इज इन ऑप्शन बी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा करना क्या है, जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे 1 लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो सेम होता है थ्रू आउट दी पोटेंशियोमीटर वायर, क्योंकि वायर जो है वो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के रो L बाय A, 1 लेंथ का जो पोटेंशियल वो रेजिस्टेंस होगा वो रो इंटू 1 बाय A होगा। हर 1 लेंथ का रेजिस्टेंस वही, तो IR से हर 1 लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप वही। तो आप ये कह सकते हैं जो इसमें ड्रॉप आया वही इसमें ड्रॉप आया, खत्म बात। E1 प्लस E2 इक्वल टू K इंटू 50। 1 लेंथ में मैंने मान लिया K का ड्रॉप आ रहा है ना, तो 50 लेंथ में K 50, और E1 माइनस E2 का ड्रॉप आया इसमें, और इसमें कितने का ड्रॉप आएगा सेम, है ना, और इसमें 10 सेंटीमीटर में वही ड्रॉप आ रहा है। ये क्वेश्चन में क्या रखा है ना, 10 बैलेंस पॉइंट है, मतलब जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही इसमें। बेटा एक बच्चा मेरे से 20 साल छोटा है, दूसरा उसके बराबर है, मतलब वो भी मेरे से 20 साल छोटा है, मतलब दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप बराबर आएगा, तभी तो बेटा पोटेंशियल दोनों का बराबर होगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर में 0 होता है, और तभी इसमें करंट नहीं फ्लो करता है ना। मैंने कोशिश करी आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई, है ना, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे 1-2 क्वेश्चन और आने वाले हैं जिससे पोटेंशियोमीटर की पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं बेटा कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन गड़बड़ इस क्वेश्चन में है, छोटी सी गड़बड़ ये है, ये कितने टाइम में हीट प्रोड्यूस होनी ये बता नहीं रहे हैं। और बेटा ये बस हमको इस तरीके से मतलब निकालनी है हीट, जो आंसर के अकॉर्डिंग बताऊं टाइम वो निकल के आ रहा है कि जितने टाइम तक करंट 0 ना हो जाए। बेटा अगर करंट नेगेटिव भी हो जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो भी हमको क्या फर्क पड़ता है, क्या एक डायरेक्शन में ही करंट जा सकता है दूसरे में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो बेटा मतलब यहां पर मेंशन करना चाहिए था कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर व्हेन द टिल द टाइम करंट बिकम 0, है ना, टिल द टाइम करंट बिकम 0, ऐसा मेंशन नहीं किया, करना चाहिए था। तो करंट क्या निकल के आ जाएगा dq/dt से a माइनस 2bt, यहां से इसको 0 के बराबर करें, टाइम आ गया, जितने टाइम में मेरे को निकालना है, कितने टाइम में हीट डिसिपेटेड निकालनी है a/2b। अब I2R dt का इंटीग्रेशन हीट डिसिपेटेड आ जाएगी a माइनस 2bt I2R। कह रहे ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर से उसके बारे में दे रखा है, रेजिस्टर R है, I2R बेटा ये लगातार वेरी कर रहा है, ये पावर हो गई, है ना, जो हीट डिसिपेट हुई। I2R dt टाइम में ले ली, 0 से a/2b तक आपको इंटीग्रेट करना रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, a माइनस 2bt का क्यूब बाय 3, और डिफरेंशियल से डिवाइड करते हैं 2b, ठीक है, और r तो आएगा ही आएगा, है ना, और लिमिट क्या पुट करनी है 0 से a/2b। आई होप आप लोग कर पाएंगे ये पुट लिमिट, है ना, और आंसर निकाल पाएंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। बेटा अगर t² का इंटीग्रेशन t³/3 होता है, तो अगर x का इंटीग्रेशन x³/3 होता है तो ax प्लस b का क्या हो जाता है बेटा, ax प्लस b का क्यूब बाय 3, और फिर डिफरेंशियल जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया, ये बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे। बेटा कह रहे हैं 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ड्रॉप चाहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर में। 4 मीटर की वायर है, 8 ओम उसका रेजिस्टेंस है, 4 मीटर की वायर है, 8 ओम रेजिस्टेंस है, और मैं चाहता हूं 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप कितना चाहता हूं मैं वायर के अक्रॉस, 10⁻³ इंटू 400, क्योंकि 1 मिलीवोल्ट है 1 सेंटीमीटर में, तो 400 सेंटीमीटर में क्या देगा 400 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.4 वोल्ट का ड्रॉप चाहता हूं मैं इसके अक्रॉस। तो कह रहे क्या रेजिस्टेंस सीरीज में लगाऊं, तो इसके अक्रॉस 1.6 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए। बेटा करंट तो सेम ही है, तो 4 गुना पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, तो 4 गुना रेजिस्टेंस चाहिए, 32 ओम, खत्म, रद्दी क्वेश्चन बिल्कुल, है ना। और बेटा ये तो बेटा पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन है जिसको देख के बच्चे घबराते हैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं। बेटा बस मैं आपको फिर से कह दे रहा हूं, बेटा 2 वोल्ट की बैटरी है ना, और बेटा 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर चाहिए, दैट इज 10⁻³
पर सेंटीमीटर का ड्रॉप चाहिए। 400 सेंटीमीटर में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना चाहिए? 0.4 वोल्ट। तो 0.4 वोल्ट आ रहा है अगर इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस 1.6, क्योंकि टोटल तो 2 वोल्ट का ड्रॉप आना है। आप देखिए बेटा चीजें रिपीट हो रही हैं, ये कितनी बार मैं यूज कर चुका हूं कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप तो इतना ही आना जो बैटरी का ईएमएफ है। तो 0.4 तो 1.6, तो बेटा 4 गुना पोटेंशियल ड्रॉप तो 4 गुना रेजिस्टेंस, क्योंकि आईआर आएगा बेटा, आईआर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई सेम है सीरीज में, तो आर के प्रोपोर्शनल में आएगा। तो अगर मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप 4 टाइम्स चाहिए तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स। खत्म। नेक्स्ट कह रहे हैं 5 ओम। बेटा ये एक मीटर ब्रिज है, कह रहे हैं एक बार आर रेजिस्टेंस एक बार पैरेलल में लगा दिया है ना, ये स्विच अभी ओपन है, क्लोज कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। और कह रहे हैं फिर ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जो बैलेंस है वो थोड़ा इधर को आ जाएगा, क्योंकि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल होता है। तो बेटा L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल्स टू, बेटा L1 अपॉन 100 माइनस L1 इक्वल टू 5/R। ये पहली कंडीशन। और दूसरी बार में क्या हो रहा है बेटा, 1.6 L1 हो जा रहा है। जब मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूं तो बेटा नल पॉइंट कह रहे हैं 1.6 L1 पे आ रहा है। तो 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन, अब आर का पैरेलल में क्या हो जाएगा, R/2। नहीं आया समझ में? बेटा आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अभी L1 अपॉन 100 माइनस L1, और जब L1 के बदले बेटा जब बैलेंस पॉइंट आ रहा है 1.6 L1, जब ये 1.6 L1 हो जाएगा है ना, तो ये 100 माइनस 1.6 L1 हो जाएगा, है ना। दिस अपॉन दिस इक्वल टू, और जब मैंने इसको क्लोज कर दी तो ये R/2 हो गई। क्यों बेटा बढ़ गई ये लेंथ? क्योंकि बेटा देखो, जैसे मान लो अगर सपोज करो ये 10 था, पहले मान लो 10 था, मेरे को पता नहीं कितना था, R वही निकालना है, मान लो 10 था, है ना। तो 10 और ये 5 पहले 1:2 के रेशियो में थे, तो 33 सेंटीमीटर पे आएगी। फिर 10-10 का क्या बन जाएगा, 5, और 10-10 का बन गया 5, तो फिर कहां पे आ जाएगी बेटा, दोनों बराबर हो गए, 50 पे आ जाएगी। दैट इज बढ़ गई ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम हो गया। तो बेटा जो रेशियो है वो बढ़ गया, दिस अपॉन दिस का रेशियो बढ़ गया, तो दिस अपॉन दिस का रेशियो भी बढ़ना चाहिए था, इसलिए लेंथ ज्यादा आ रही है। बस बेटा अब इनको डिवाइड करें और L1 निकाल लें। पूछा क्या है मेरे से एक बार क्वेश्चन में, मैं देख लेता हूं, क्वेश्चन में कोई याद नहीं आ रहा बाई चांस। क्वेश्चन में पूछा रेजिस्टेंस आर, बहुत ही सिंपल है। तो बेटा यहाँ पे भी L1 है, L1 R में बेसिकली दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल आप कह सकते हैं, आपको सॉल्व करना है। तो आप डिवाइड कर लीजिए, L1 आ जाएगा, L1 को पुट कर दीजिए, R आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, L1 आ जाएगा, L1 अगर आ गया तो बेटा आप क्या करिए, L1 को पुट कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो R कट जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बड़े आराम से कर पाएंगे। आई होप मैं आपको समझा पाऊं बच्चों। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, जो वायर कनेक्ट कर रही है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें 8 वोल्ट पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस है, और मतलब सॉरी 8 वोल्ट पर किलोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, 0.5 ओम पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो बेटा V इक्वल टू IR से करंट निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, I इक्वल टू V/R 10/0.5, ये आ जाएगा 16 एम्पियर। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 16 एम्पियर, है ना। अब इसके बाद कह रहे हैं कि पावर लॉस कितना आएगा। बेटा ये हो गया करंट I² R, और टोटल रेजिस्टेंस है 0.5 इंटू 750, है ना। बेटा 0.5 ओम में 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस, है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 150, दैट इज 75। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, बहुत आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे, बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट करिए। ये बन जाएगा 256, 16 स्क्वायर 256, है ना, इंटू क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 75, है ना। आई होप आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, और 75 को भी आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं 25 इंटू 3, ताकि आप मल्टीप्लाई आराम से कर पाए, है ना। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो रही तो मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ, अगर मेरे को करना होगा तो वैसे मैं लिखूंगा इसको 4 क्यूब इंटू 4, ठीक है, और उसको लिखूंगा 25 इंटू 3। अब क्या हो गया बेटा, ये चीज कितनी बन गई 100, और ये क्या हो गया 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 क्या है 192, तो 19200 वॉट्स, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 20, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 19.2 किलोवाट, बिल्कुल सही। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बेटा पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा साथ में बताते बताते। आइए देखिए बेटा, ये 2 वोल्ट का सेल है प्राइमरी सर्किट में, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कह रखा है, 4 मीटर की पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्टेड है। और बेटा मैंने क्या किया, एक बार बैटरी ली,
एक बार उसको हमने कनेक्ट नहीं किया स्विच को 9.5 ओम के सेल से, और एक बार हमने कनेक्ट करके रीडिंग ली। तो बेटा हमको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। एक्चुअली क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि हमने 9.5 ओम वाले को कनेक्ट किया या नहीं किया, क्वेश्चन हमको कह रहा है इनफाइनाइट कनेक्ट किया। तो इनफाइनाइट किया तो करंट जीरो रहेगा, तो अगर आपने इसको ओपन कर दी तो भी करंट जीरो। दैट इज सिचुएशन मैंने कुछ भी चेंज नहीं करी, सिचुएशन प्यारे बच्चों मैंने चेंज नहीं करी है। मैंने तो आपको ये बोला है कि बेटा जब ये ओपन है मतलब करंट जीरो है, और इनफाइनाइट लगा है तो भी करंट जीरो। तो बेटा अगर तब 3 मीटर आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जब करंट नहीं होगा तो इसमें ई का ड्रॉप आएगा। और 3 मीटर पहले 3 मीटर बेटा बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, तो बेटा 2 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है 4 मीटर में, तो 1 मीटर में इतने का ड्रॉप हो गया 2/4। 2 वोल्ट का ड्रॉप है बेटा 4 मीटर में, 4 मीटर में 2 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो 1 मीटर में कितने का आ जाएगा, हाफ वोल्ट का, ये हो गया। 3 मीटर में कितने का ड्रॉप आ जाएगा, इंटू 3, और यहाँ पे ई का ड्रॉप है। जब दोनों में ड्रॉप बराबर होगा तभी तो बेटा पोटेंशियल बराबर होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन रीड करेगा। गैल्वेनोमीटर में करंट कब जीरो होगा, जब गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। वो कब जीरो होगा बेटा, दो बच्चों की एज डिफरेंस कब जीरो होगा, दोनों का डिफरेंस मेरे से बराबर हो दोनों मेरे से 20-20 साल छोटे, दोनों बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे ई का ड्रॉप आया, और यहाँ पे 3 मीटर में कितने का ड्रॉप आएगा, 3 मीटर में ड्रॉप आएगा बेटा 4 मीटर में 2 वोल्ट का, 1 मीटर में 2/4, 3 मीटर में इंटू 3, तो ये 3/2 हो गया। तो ईएमएफ आ गया 3/2। अब जब मैं कनेक्ट करूं तो करंट कितना बन जाएगा, 3/2 अपॉन 9.5 प्लस आर, 3/2 अपॉन 9.5 प्लस आर, ठीक है। अब अगर ये बन गया 9.5 प्लस आर, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, ये 9.5 प्लस आर, इसमें बेटा करंट आ गया ई अपॉन 9.5 प्लस आर इंटू 9.5, जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आया यहां से यहां, वही यहां से यहां में भी ड्रॉप होगा, क्योंकि ये तो पैरेलल में ये चीज और ये चीज। तो बेटा E अपॉन 9.5 प्लस आर इंटू 9.5, जो इसमें ड्रॉप आया बेटा वही तो इसमें ड्रॉप आएगा, और 2.85 अब बैलेंसिंग लेंथ है, तो बेटा 1 मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप आता है हाफ, तो 2.85 में इसके बराबर कर दिया, इंटू 10 अपॉन 10 के 28.5 अपॉन 10, 9.5 इंटू 3। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। और यहां से बेटा क्या निकल के आ गया, ये 3/2 तो कट जाएगा, बहुत ही शानदार। 9.5 प्लस आर इक्वल टू 10, तो आर के आ गया प्यारे बच्चों 0.5। सोचने का तरीका क्या रहा बेटा, फिर बताना चाह रहा हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। जब ये ओपन था बेटा 2 वोल्ट का ड्रॉप है, 4 मीटर में 2 वोल्ट का ड्रॉप है, तो 1 मीटर में कितने का ड्रॉप आएगा बेटा 2/4, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्ट पर मीटर। तो 3 मीटर बेटा बैलेंसिंग लेंथ है, तो 3 मीटर में कितने का ड्रॉप आएगा, इंटू 3, दैट इज 3/2। 3/2 बेटा हो गया ईएमएफ, तो यहां से बेटा ईएमएफ मेरे को मिल गया था 3/2। तो अगर 3/2 का ड्रॉप आ रहा है ना बेटा, इसमें अगर ई का ड्रॉप आ रहा है, और यहां पर बेटा 3/2 का ड्रॉप आ रहा है, और बेटा गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन रीड कर रहा है, इसका मतलब यही होता है कि ईएमएफ 3 है बेटा। यहां से यहां में क्योंकि करंट अब है नहीं पहले केस में, तो इसमें ई का ड्रॉप आया, और यहां पर बेटा 3 मीटर में कितने का ड्रॉप आया, इतने का, 4 मीटर में 2 वोल्ट का है, 1 मीटर में 2/4, 3 मीटर में इंटू 3, तो ई आ गया 3/2। ई कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3/2, तो ई आ गया 3/2। 3/2 अपॉन 9.5 प्लस आर, हो जाएगा करंट इंटू 9.5, वो हो जाएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जब इसके क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस बता दी, कितना ड्रॉप बन रहा है, 2.85 मीटर में कितने बनेगा, 1 मीटर में बेटा हाफ वोल्ट का, अभी समझाया, तो 2.85 में इंटू 2.85 इंटू 10 अपॉन 10 के, ताकि आराम से कैलकुलेशन हो पाए, आराम कर पाए। तो आपको बेटा करना क्या होता है, जब भी अगर ना बैटरी हो, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा, और अगर आपसे कह रहे हैं सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया उसके, है ना, अब यहां से बेटा इसको पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं, यहां पर एक तरफ और यहां से गैल्वेनोमीटर लगा के, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वही पोटेंशियोमीटर वायर में आएगा, और इसमें कितने का ड्रॉप आएगा, ई अपॉन आर प्लस आर होगा करंट इंटू आर, ये हो जाएगा यहां से यहां में पोटेंशियल ड्रॉप। ये L/2 पे है, ये L लेंथ का है। फोर्स पूछा गया प्यारे बच्चों I1 I2। देखो अब इस पे अगर फोर्स बताना है स्क्वायर लूप पे, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण, तो ये इस पार्ट को तो क्या कहेगा, आ जा करंट सेम डायरेक्शन में, और इसको क्या कहेगा, चल हट, अपोजिट डायरेक्शन। इस पे क्या आएगा बेटा, कहीं पे भी x पे छोटा सा dx अगर आप कंसिडर करो, हालांकि अब जो नीट का हाल है, मैं ये कहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा, है ना, और अगर आएगा तो 45 में से 1, है ना, मतलब
मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि छोटे क्वेश्चंस की ज्यादा हैबिट बन रही, मतलब जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर नीट 2019 का पेपर देखें तो वो लेस देन 10 रहते हैं, बेटा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, बिना कलम उठाए आंसर निकलते हैं। आइए देखिए, इस पे जो फोर्स आएगा, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, इस मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आएगी, I2 dxb इधर को आएगा, और इस पे क्या आएगा, I2 dxb, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर को ही इधर को आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स खाली इन दोनों वायर के कारण ही आएगा। तो म्यू नॉट I1 I2, अच्छा एक में I1 है, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई L/2, ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, वन लेंथ पे फोर्स, पर ये लेंथ कितनी है इसकी, L है, तो L लेंथ पे ही आ गया, माइनस इस पे तो रिपल्शन आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, d क्या हो गया 3L/2, ये तो हो गया वन लेंथ पे, तो L लेंथ पे क्या इनटू L, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कट गया, यहां पर भी 2 कट गया, तो म्यू नॉट I1 I2 बाय पाई L कॉमन आ गया, म्यू नॉट I1 I2 बाय पाई L कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, दैट इज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ, बहुत ही सिंपल है बेटा, बस आपको करना क्या है बेटा, करंट जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d होता है, d एक के लिए L/2, एक के लिए 3L/2, एक के लिए सेम डायरेक्शन में करंट, एक के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट, देयरफॉर रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d से फोर्स पर यूनिट लेंथ आया, इनटू L कर दिया तो टोटल फोर्स आ गया। सेम इसके लिए म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d से फोर्स आया, इनटू L कर दिया तो बेटा टोटल फोर्स आ गया। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया हूं, समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जो अभी मैंने आपको 2018 में कराया था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, 2016 में उसी की फोटोकॉपी फिर से आ रही है ना, लेकिन इस बार आंसर्स जो है बेटा, ऑप्शंस जो हैं फिर से इस बार सारे के सारे ऑप्शंस 1 से कम हैं, लेकिन ऑप्शंस में डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक 50 की लाइन में है, एक 5 से है, एक 6 से, एक 7 से और एक 8 से, दैट इज पहले नंबर पे फोकस करना है, और बहुत करीबी ऑप्शंस नहीं है। अगेन यू कैन टेक बिट ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले मिटो देते हैं, शानदार तरीके से मिटोते जा रहे प्रदीप सर, बहुत बढ़िया मिटो दिया। आइए देखते हैं अब बेटा, देखो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, इंडक्टेंस दे रखा है 20 मिली हेनरी। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है 50 माइक्रोफेरेड, और आर दे रखा है प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 40 ओम। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं V इक्वल टू 10 साइन 340t, V इक्वल टू 10 साइन 340t। ठीक है, फिर से पूछिए बेटा, पावर लॉस मतलब एवरेज पावर VRMS IRMS cos phi। आइए फिर से कर लेते हैं, फिर से बेटा एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, VRMS IRMS cos phi। IRMS होता है VRMS बाय Z, तो VRMS बाय स्क्वायर Z, cos phi होता है R बाय Z। ठीक है, cos phi क्या होता है प्यारे बच्चों, R बाय Z, बेटा ये याद रहना चाहिए। I नॉट XL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर I नॉट XC। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसको यहां से अगर कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा I नॉट XL माइनस XC, ये I नॉट XL माइनस XC हो गया ये चीज। ठीक है, और ये I नॉट R, और ये हो गया I नॉट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं Z, I नॉट Z, और cos phi क्या निकल गया था, I नॉट R बाय I नॉट Z। बेटा ये आपको याद होना चाहिए था, बस मैंने आपको रिवाइज करा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो बेटा VRMS स्क्वायर बाय Z स्क्वायर इंटू R। आइए करते हैं सॉल्व। VRMS स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 बाय रूट 2 का स्क्वायर 100/2, पहले की तरह बहुत शानदार तरीके से लिख दिया प्रदीप सर ने। R क्या है 40, वेरी गुड, बाय Z स्क्वायर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, R स्क्वायर, अच्छा पहले बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं पिछली बार की तरह, 40 स्क्वायर 1600 प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, XL क्या हो जाएगा ओमेगा L,
20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10 की पावर -3, 0.02 इंटू 340, 0.02 इंटू 340 को 3.4 इंटू 2 कर देते हैं 68। एक बार फिर से कर लेता हूँ, 0.02, अच्छा 3.4 इंटू 2, 6.8, आई एम सॉरी 6.8। एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी क्या लेगा 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा क्या है 340, और सी क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, सी कितना है 50 माइक्रोफेरेड, 50 इंटू 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 4 बाय 50, तो 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 इंटू 1000 इंटू 10, ऐसे लिख दो चलेगा, बिल्कुल चलेगा भैया। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ, इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, आगे तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, फटाफट से कर लेंगे। ये 2 इंटू 20 हो जाएगा, आइए कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो बेटा ये क्या क्वांटिटी, 340 इंटू 3, मैं जानता हूँ 1020 होता है, लगभग 3 आएगा है ना, तो 3 2 6, 6 10 60, 60 माइनस 7 53, क्या आ गया 53, 53 स्क्वायर प्लस 1600। और करते हैं कहीं जगह बना लेते हैं लिखने की, आई, तो बेटा ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 100 इंटू 220 2000 बाय 1600, ये क्या आ गया बेटा 53 स्क्वायर आ गया, ठीक है। 53 का स्क्वायर क्या होगा, 50 स्क्वायर होता है 2500, तो लगभग 300 और ज्यादा कर दो, क्योंकि मैं लगभग में क्यों जा रहा हूँ बेटा, डिनोमिनेटर की जो मतलब डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो चुका है कि उसके चेंज से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है ना, क्योंकि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करने भी नहीं वाला हूँ बेटा। एक्चुअली मतलब 53 स्क्वायर अगर आपका मन करे तो आप निकाल लो, मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ, 50 स्क्वायर और 51 स्क्वायर में पता क्या फर्क होता है 101 का, कैसे पता मेरे को, 50 प्लस 1 का स्क्वायर इज 50 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 50 प्लस 1 101, फिर 103 ऐड करेंगे तो 52 स्क्वायर बनेगा, इसी तरीके से फिर 105 ऐड करेंगे, तो मतलब 300 का फर्क आने वाला है, तो करीब 300 आगे निकल जाए 2500 से, तो 2800 प्लस 1600, 2800 प्लस 1600 क्या हो जाएगा 4400, तो 2000 बाय 4400। अब ये क्या आ रहा है बेटा, लगभग आधा है, लगभग आधा, आधे से हल्का सा कम है, तो 0.5 से हल्का सा कम वाला ऑप्शन ले लेंगे, 0.5 से हल्का सा कम वाला ऑप्शन ले लेंगे। अगला वाला 8th क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें कह रहे हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किस केस में होगा, ये 4 कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं बेटा। बेसिकली मैक्सिमम हमको बताना है कि वेक्टर का रिजल्टेंट कब आएगा, जब एंगल मिनिमम होता है, इसमें तो सबसे मिनिमम आएगा है ना, सबसे कम एंगल किसमें, इसमें। बेटा देखो दो वेक्टर है बराबर मैग्नीट्यूड के, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ऐसे होंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, और एंगल बढ़ाओ तो ये हो जाएगा, आप देख रहे कम होता है, और बढ़ाओ और कम हो जाएगा, और बढ़ाओ और कम हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा, जितना एंगल बढ़ाते जाएंगे उतना रिजल्टेंट विल बी लेसर, उतना रिजल्टेंट विल बी लेसर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन क्या है 9th तो बहुत ही बकवास है, कह रहे करंट लूप कितनी ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम में हो सकता है, 2। बेटा NIAB साइन थीटा होता है, 0 होगा तो भी बेटा टॉर्क 0 हो जाएगा, और NIAB साइन 180 वो भी 0 हो जाएगा, तो टॉर्क कितनी कंडीशन में 0 हो सकता है, 2। NIAB साइन थीटा, इधर थीटा कैन बी 0 और इट कैन बी 180। अगला क्वेश्चन 60 डिग्री बेटा मेरे को कह रखा है एंगल है आर्क का, है ना। 60 डिग्री बेटा, एक ना मेरे पास क्या था, वो थी एक कह रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल था जिसकी लेंथ L थी, मैग्नेटिक मोमेंट M था, है ना, और हमने क्या किया ताकत लगा के उसको मोड़ दिया। अब क्या हुआ बेटा, अब कह रहे अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन हो गई है, ये 60 है एंगल, ये R है, ये R है। अब बेटा पहले जो लेंथ थी वो तो लेंथ तो वही ना, मोड़ने पर लेंथ तो चेंज हो नहीं जाएगी, है ना, तो अब ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये भी R आएगी, क्यों बेटा ये सोच सकते हैं ना यार, ये R है, ये R है, तो एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ये चीज भी R आ जाएगी, तो बस R निकालना है। R ये 60 डिग्री को क्या बोलते हैं π/3, तो ये R थीटा होती है आर्क लेंथ, L हो गया π/3R, तो यहां से आपके पास R आ गया कितना है, पहले मैग्नेटिक मोमेंट था M जिसकी वैल्यू थी ML, अब क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट M डैश जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी MR, है ना, MR। अब डिवाइड करते हैं M डैश बाय M, ये क्या आ जाएगा R/L,
और r बाय एल की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखिए 3 बाय पाई। तो m डैश इज इक्वल टू 3 बाय पाई m। m डैश क्या देगा प्यारे बच्चों, 3 बाय पाई m। तो आपको यूज क्या करना था, पहले था m इंटू एल, पहले ये सीधी थी और था m इंटू एल, जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो m इंटू एल था। अब बेटा मोड़ दिया तो m इंटू आर हो गया, क्योंकि बीच का जो सेपरेशन हो गया वो r हो गया। आप ऐसे भी कह सकते थे r sin 30, r sin 30, 2r sin 30, जैसे भी आप देख लीजिए। नहीं तो ये 60 है, ये थीटा, ये थीटा, 2 थीटा प्लस 60 इक्वल टू 180। यहां से थीटा क्या आ जाएगा, 60, खत्म, है ना। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर का ना खाली 0.2 कर, मतलब एमीटर में 0.2% ऑफ मेन करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, बाकी इससे 0.2% मतलब 0.2 बाय 100 आई, मतलब 0.002 आई इसमें जा रहा है, तो इसमें 0.998 आई हो गया। आई होप मैं समझा पाया आपको, बिल्कुल समझा पाए सर। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से सुने, इसमें करंट ये हो गया, इसमें करंट ये हो गया, और अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं अगर स्मॉल आई नाम दे दूं, सॉरी इसको अगर, हाँ इसको स्मॉल आई नाम दे दूं, तो ये उसका 449 टाइम्स है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका क्या होगा, 449 R। क्यों, क्योंकि I1 R1 I2 R2 के बराबर होना चाहिए। इसको अगर मैं I कह रहा हूं तो आप ध्यान से देखिए 449 आई है, यहाँ 2 है, यहाँ 998 है, 2 इंटू 449 ही तो 998 बनेगा, 2 इंटू 449 ही तो 998 बनेगा। ओ 2 इंटू 499, ओ आई एम सॉरी 499, 499 का डबल ही तो 998 हो, आई एम सॉरी गलत लिख दिया। तो बेटा अगर ये I है तो ये 499 आई है, तो ये अगर R है तो ये 499 R, I1 R1 I2 R2 बराबर होने चाहिए। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस को 499 I के साथ अगर R कह दूं तो ये 499 R, जिसकी वैल्यू G कह रखी है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, G बाय 499। तो इक्विवेलेंट एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, R और R बाय N का होता है R बाय N+1, दैट इज G बाय 500। नहीं आया, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए एक बार और देख लेते हैं, चीज को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को एक बार और दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहता हूं, अगर बाई चांस कुछ कमी रह गई हो तो। ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं मीटर बनाने के लिए, जिसकी मैंने थ्योरी मूविंग जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो है टेस्ट उसके एंड में डाल रखी है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाता है और वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है, मैंने थ्योरी उसमें ऐड कर रखी है, आप चाहे तो देख लेंगे। मूविंग सॉरी मैग्नेटिज्म एंड मैटर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो वीडियो है उसी में है ना। ये R है और कह रहे हैं जो टोटल करंट का 0.2% इसमें जा रहा है, दैट इज 0.002 आई इसमें जा रहा है। तो इसमें क्या जा रहा है बेटा, 0.998 आई। इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल आई, तो इसको क्या बोलेंगे 499 आई। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अगर R है 499 इंटू R, तो यहां क्या आएगा I इंटू 499 R, जिसका नाम G है, दैट इज ये G है और ये G बाय 499 है। R की वैल्यू तो G बाय 499 है, और R और R बाय N का इक्विवेलेंट क्या होता है, R बाय N+1। तो G और G बाय 499 का क्या हुआ, G बाय 500। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेरे को ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक वायर है, दूसरी वायर है ना, बस क्रॉस कर रही है ना, मतलब इंसुलेटेड है, तो ये मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। I1 करंट इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है। कह रहे डी डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता रही, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डी ऊपर आ जाएगी। इसके कारण म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी आएगी। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे वो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी इधर को आएगी, और इसके कारण म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी इधर को आएगी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी एक के कारण, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी दूसरे के कारण। ठीक है, लेकिन इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी I1 के कारण वो इधर को आएगी, अगर आप ऐसे समझना चाहते तो ऐसे, और इसके कारण जो आएगी वो नीचे को आएगी। तो ये और ये अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट।
अब अंडर रूट पे से म्यू नॉट स्क्वायर बाहर आके म्यू नॉट बन जाएगा, 2 पाई डी का स्क्वायर 2 पाई डी बन जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, और अंडर रूट के अंदर क्या देगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। बेटा ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं या मैं करवा रहा हूं, आपको बेटा ये क्वेश्चंस बहुत कायदे से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा बेटा, ये बहुत नुकसान हो जाएगा। ये पर्टिकुलर वैरायटी जो है, जो 32 ईयर्स की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहे हैं दो आइडेंटिकल स्फीयर्स पे चार्ज है जिसको हमने एक थ्रेड से बांध रखा है और डिस्टेंस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ये लेंथ। अब बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, पूछ रहे कि चार्ज लगातार लीक कर रहा है, तो जब चार्ज लीक कर रहा है तो रिपल्शन वाला फोर्स कम हो रहा है, जिसके कारण ये नजदीक आ रहा है, तो वेलोसिटी एक्स के किस पे डिपेंड करे, एक्स की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगी। तो बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इस पे फोर्स इधर को है, एम जी इधर को, जितना जिधर को, अब ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये टेंशन होगी, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। तो टेन थीटा मैंने लिख रखा है के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। अब टेन थीटा कह लो या साइन थीटा कह लो, साइन थीटा क्या होगा, एक्स बाय टू अपॉन एल, क्योंकि थीटा छोटा है ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है, तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा कह लो या साइन थीटा कह लो एक ही बात है, तो ये आ गया एक्स बाय टू एल है ना, और ये यहां से निकल जाएगा क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, टेन थीटा को साइन थीटा कह दिया एक्स बाय टू अपॉन एल, क्योंकि ये एक्स है तो ये एक्स बाय टू, तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है ना। समझदारी तो होगी, क्यू प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2 ले आओ तो सबसे अच्छा है ना। और अगर ऐसे करोगे तो आप थोड़ा सा मतलब आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। अब dq बाई dt हो जाएगा करंट, और ये क्या बन जाएगा c 3/2 रूट एक्स, और फिर dx बाई dt प्यारे बच्चों क्या देगा, वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी क्या आ रही बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। पर अगर आपने इसी को ही मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, इसी को ही आगे कंटिन्यू कर लिया, क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो आपको डायरेक्टली आंसर दिखाई नहीं देगा, फिर आप फंस जाएंगे। 2q dq बाई dt आ जाएगा i है ना, 3x स्क्वायर dx बाई dt आ गया वेलोसिटी। अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर परेशानी पता क्या आ रही है, परेशानी कुछ नहीं आ रही है, ये जो चार्ज है बाद में आप चार्ज को प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 यहां पे पुट करेंगे, तो बेटा ये जो q है ये x की पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी आपको वेलोसिटी 1/√x मिलेगी। और अगर ये दोनों के दोनों v से अप्रोच कर रहे हैं है ना, दोनों की वेलोसिटी अगर v है ना, तो dx बाई dt जो घटने का रेट हो जाएगा वो 2v हो जाएगा। पर मेरे को उससे मतलब नहीं है कि dx बाई dt को मैं 2v लिखूं या v लिखूं। अगर अप्रोच वेलोसिटी गिवन है v तो इसका मतलब है dx बाई dt v, अगर दोनों की वेलोसिटी v है तो dx बाई dt क्या निकल के आएगा, 2v। आई होप मैं आपको समझा पाया, काफी सिंपल बात है बेटा। बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि बेटर ये रहेगा आप q प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 पे ले आओ, उससे आपको वेलोसिटी और x में रिलेशन बहुत आराम से मिल जाएगा है ना। चलिए आइए चलते हैं 15th क्वेश्चन पे, और 15th क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा मेरे को 1,1,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ये पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है। 1,1,0 पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं पिछली वीडियो में भी ऐसी चीज डिस्कस कर चुका हूं बेटा। जो रिलेशन यूज होता है वो क्या होता है यहाँ पे, वो होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होता है ई एक्स, माइनस डेल वी बाय डेल वाई होता है ई वाई, और माइनस डेल वी बाय डेल जेड होता है ई जेड। अच्छा प्रूफ कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था है ना। अगर पार्टिकल यहां से यहां गया, dx चला x में, तो बेटा जो वर्क होगा वो ex dx होगा है ना। और जो वर्क होगा, अब देखो अगर ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भी वर्क तो ex करने वाली है ना बेटा। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ey अगर है भी तो भी वो वर्क नहीं करेगी। और अगर पार्टिकल खाली x में चला तो ना तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना प्यारे बच्चों z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर मेरे को लिखना चाहिए ex del x बेसिकली है ना। तो ex इज इक्वल्स टू, और ये बेटा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी उतना पोटेंशियल एनर्जी वन चार्ज की रिड्यूस होगी। वन चार्ज पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्यारे बच्चों वन चार्ज पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा और वन चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करेगी उतना पोटेंशियल घट जाएगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो मेरे को बोलना ये चाहिए था vi माइनस vf, जो बेटा जो वर्क होगा ना वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क होगा ना वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। बहुत ही शानदार। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ vf माइनस vi, और नेगेटिव ऑफ vf माइनस vi, ये जो vf माइनस vi है इसको dv या डेल v बोलते हैं। तो यह आ जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स
डेल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि y एंड z आर कांस्टेंट, ना तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा अगर पार्टिकल खाली x में चल रहा है, ना z कोऑर्डिनेट। तो बेटा जैसे ये प्रूफ किया वैसे वैसे ही बाकी भी आ सकते हैं। Ey इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, Ez इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ठीक है, आई होप ये मैं आपको समझा पाया। चलिए बेटा अब इसको यूज करके आइए क्वेश्चन किया जाए। अब डेल वी बाई डेल एक्स क्या निकल के आएगा? डेल वी बाई डेल एक्स आएगा 6y, y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, y एंड z आर कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा 0। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका नेगेटिव, तो माइनस 6y। अच्छा डेल वी बाई डेल वाई क्या आएगा? अब आ जाएगा 6x, क्योंकि y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, -1 प्लस 2z। पर ये तो EY क्या होगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, इसका नेगेटिव, तो 1 माइनस 6x माइनस 2z। ठीक है, अब ऐसे ही EZ क्या आएगा प्यारे बच्चों? EZ आएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं, माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ये तो z इसमें है ही नहीं तो ये तो कांस्टेंट हो गए, 0 हो गया डिफरेंशियल इसका, और डेल बाई डेल जेड आएगा 2y, माइनस डेल वी बाई डेल जेड हो जाएगा माइनस 2y। अब 1,1,0 पे z कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो बेटा अगर y कोऑर्डिनेट 1 है तो माइनस 6i कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई x में, और z में क्या होगी बेटा y1 है तो ये क्या हो जाएगी माइनस 2k कैप, और EY बेटा क्या आएगा x1 है और z 0 है, x1 है z 0 है, तो क्या हो जाएगी बेटा 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5j कैप, है ना, विच इज इन ऑप्शन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 16। ये किस में आ रहा है बेटा? क्या आ रहा है माइनस 6i कैप, तो माइनस 6i कैप वाले दो हैं, प्लस उसके बाद माइनस 5j कैप, तो बेटा डी में ही आ रहा है, काम खत्म। तो मतलब EX EY निकालने की जरूरत थी, EZ एक्चुअली मेरे को निकालना ही नहीं चाहिए था। ठीक है भैया, हो गया, शानदार। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स EX, माइनस डेल वी बाई डेल वाई EY, और माइनस डेल वी बाई डेल जेड EZ। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन 16th वाला खत्म। सेम यही कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें क्या है, पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसमें भी दे रखा है, और यहाँ जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, ये एक बार अभी और भी आएगा, इसके बाद फिर से आएगा एक बार और, दैट इज यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ बेटा, जो क्वेश्चन है वो रिपीट करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी, यहाँ पर फोर्स पूछा 2 कूलम चार्ज पे, जो कि 1,1,1 पे रखा है। अब बेटा फोर्स बताना हो या फील्ड बतानी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आइए बेटा 1,1,1 पे करना क्या है बेटा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स से EX, डायरेक्टली लिखते हैं EX माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, क्या आ जाएगा माइनस 6, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स करूंगा तो है ना प्लस 6 आएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स इसका क्या हो जाएगा बेटा 8y, है ना, प्लस 8y, क्योंकि माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करना है, और बस उसके बाद तो x है ही नहीं, तो y और z तो कांस्टेंट है, उनका डिफरेंशियल 0, तो ये आ गया EX, और EY क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? EY निकल के आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई 8x प्लस 8 माइनस 6z। ठीक है, तो बेटा और EZ क्या आ जाएगा? EZ आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड, खाली इसमें, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस 6y। अब बेटा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 पे एक चार्ज पड़ा है 2 कूलम, उस पे फोर्स बताना, तो QE होगा, क्या होगा बेटा फोर्स QE। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी आ रही है, 1 पे ये 2i कैप, बहुत शानदार, 1 पे 8 माइनस 6 2 प्लस ये 10j कैप, बहुत शानदार, और EZ क्या आ रहा है बेटा माइनस 6k कैप, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर फोर्स बताएं तो QE है ना। अब चार्ज क्या दे रखा है बेटा, मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था चार्ज 2 कूलम है, तो 2 इंटू ई क्या हो जाएगा 2 इंटू ई, है ना। और कैसे करेंगे बेटा, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बेटा 2 स्क्वायर इनमें कॉमन आ सकता है, तो बाहर ले लीजिए, बाहर 2 एक और आ जाएगा बेटा, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर का अंडर रूट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा ये मतलब 2 स्क्वायर बाहर ले लिए तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 5 स्क्वायर 25 आ गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 आ गया, तो ये हो गया अंडर रूट 35, 4 रूट 35। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है मेरे को 4 रूट 35 मेरे को डी ऑप्शन दे रखा है। तो ये बेटा मैंने आपको 20th क्वेश्चन भी बता दिया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे, है ना। अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग ring of radius r falls vertically in a magnetic field as shown in figure. The potential difference developed across the ring when its speed is v is. बेटा कितनी, बेटा अगर ये v स्पीड से ऐसे फॉल कर रही है तो बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? बेटा v क्रॉस b डॉट एल, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं खाली इस वायर से, जितना इसमें आएगा, है ना, और वो कितना होगा? b एल वी b इंटू टू आर इंटू वी. दिस इज द आंसर. दैट इज ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? ये ऑप्शन हो गया फोर्थ, है ना। और कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा पॉइंट? ये वाला या ये वाला? इसका नाम क्या है? मतलब इस v क्रॉस b इधर को आएगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर को आएगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। r इज एट हायर पोटेंशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर है, 90% उसकी एफिशिएंसी है, वर्किंग ऑन 200 वॉट 3 किलोवाट, है ना। तो बेटा अगर 200 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, कितने वोल्ट पे वर्क कर रहा है? 200 वोल्ट पे, ठीक है। 200 वोल्ट हमने सप्लाई करी है, पावर वोल्टेज सप्लाइड इज 200, है ना। तो करंट कितना होगा? करंट इन प्राइमरी मान लो IP होगा, जो पावर सप्लाइड है वो 3 किलोवाट है, दैट इज वो 3000 है। यहां से करंट इन प्राइमरी पता लग गया प्यारे बच्चों, और वो कितना आ गया? 150 या 15, ओ सॉरी 15 है, 2 जीरो गए, 2 15 30, ये आ गया करंट इन प्राइमरी. अब करंट बेटा प्राइमरी में करंट आपको पता लग गया क्योंकि पावर हमने इतनी सप्लाई कर, 90% एफिशिएंसी, तो सेकेंडरी में जो पावर डेवलप होगी वो होगी 2700, क्योंकि 90% है, 3000 का 90% 2700 बराबर V सेकेंडरी I सेकेंडरी. अब उसमें वोल्टेज कितनी होगी ये बताना है, करंट उसमें 6 है, गिवन है, वोल्टेज बतानी है सेकेंडरी में कितनी डेवलप होगी, और करंट जो है वो 6 है, इसकी वैल्यू जो है वो 6 है, डायरेक्टली पुट कर देता हूं, 6 है, ठीक है। तो 6 पुट कर दिया यहाँ पे, ये कितना है? 3 6 1 जार 6 4 जार 21 6 4 जार 24 6 5 जार 30 0 450. कितना आ गया प्यारे बच्चों? 450, ठीक है, बहुत शानदार. चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं फटाक से. तो बेटा पहले करना क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में गिवन था बेटा करंट इन, आपको करंट गिवन था बेटा प्राइमरी में, सॉरी वोल्टेज गिवन थी प्राइमरी की, करंट नहीं पता था. VI को आपने क्या किया? पावर के बराबर किया, VI को पावर के बराबर किया, जो इनपुट पावर थी वो 3000 वॉट थी, तो उससे आपने करंट इन प्राइमरी निकाला. करंट इन सेकेंडरी गिवन था, वोल्टेज इन सेकेंडरी बतानी थी. V2 I2 जो वहां पे पावर डेवलप होगी वो 90% है 3000 की, उसको 2700 के बराबर किया. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. ए एरिया है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. बेटा वन एरिया पे 1 सेकंड में जो एनर्जी आती है वो I होती है, तो ए एरिया पे कितनी आएगी? IA. परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, ये एनर्जी हो गई E/C होता है मोमेंटम, ये पहले मोमेंटम था और बाद में कितना हो जाएगा? IA/C ऊपर. तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड में क्या आ रहा है? 2IA/C. यही हो जाएगा जो फोर्स लगेगा, 2IA/C. ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, बहुत ही सिंपल बात थी. तो 2IA/C, 2IA/C. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे? अच्छा सॉरी, मैंने आंसर तो निकाला नहीं, वैल्यूज पुट करके निकालें, कैलकुलेशन बहुत आसान है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं. बेटा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, IA 1 सेकंड में एक एरिया पे जो एनर्जी आती है, 1 सेकंड में 1 एरिया में जो एनर्जी फॉल करती है वो I होती है. ए एरिया पे 1 सेकंड में IA आएगी, IE/C, ये मोमेंटम हो गया. बाद में ये हो गया मोमेंटम ऊपर को, चेंज इन मोमेंटम जो 1 सेकंड में आता है उसको बोलते हैं फोर्स. तो 2IA/C बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों. नेक्स्ट, अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर from a distant source falls on a single slit of which is 1 mm wide and resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. ठीक है, ये 1 mm वाइड है, 2 मीटर अवे पे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे हैं. बहुत ही अच्छी बात है ना. ठीक है, अच्छा, बस ये पूछा है कि बेटा ये जो मिनिमा आएंगे ये दो सेंटर मैक्सिमा के कॉर्नर्स पे, है ना, मतलब इनके बीच की दूरी. बेटा पहला मिनिमा आता है A sin थीटा इक्वल टू लैम्डा पे, जहां पे मैं इसको थीटा ही कह दूंगा क्योंकि थीटा बहुत छोटा निकल के आने वाला है. λ/a ऊपर और λ/a नीचे, है ना. या तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं ये थीटा को tan थीटा कह लीजिए, है ना. tan थीटा हो जाएगा Y/D, है ना.
थीटा हो जाएगा बेटा, साइन थीटा टेन थीटा सब एक ही चीजें होती हैं, थीटा छोटा होता है ना। तो लेमडा डी बाई ए ऊपर और लेमडा डी बाई ए नीचे, तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमास क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा बेटा, टू लेमडा डी बाई ए। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। लेमडा बाई ए बहुत छोटा है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक चीज नैनोमीटर में एक चीज मिलीमीटर में। तो लेमडा बाई ए बहुत छोटा था, इसलिए साइन थीटा को थीटा कह दिया है ना। बस इतना ही देखना था, आगे कैलकुलेशन आसान है, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि जहां पे मैक्सिमा है, जहां पे लेमडा पाथ रेफरेंस है, वहां इंटेंसिटी के आ रही है। बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है दो कोहेरेंट सोर्सेज से, जहां पे लेमडा पाथ रेफरेंस है। जब पाथ रेफरेंस एन लेमडा होता है तो मैक्सिमा होता है, और मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कह रहे हैं के आ रही है। बेटा कल के पेपर में भी जो मैंने आपको 16 का जो पेपर 1 सॉल्व किया था, उसमें भी ये यूज हो रहा था, आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे अब इसके बाद बेटा आई इक्वल टू, अगर दोनों बराबर होंगे आई नॉट, तो बेटा ये बन जाता है 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो बेटा जब ये लेमडा है तो बेटा 4 आई नॉट, जिसकी वैल्यू उन्होंने यहाँ पे के कह रखी है, ठीक है। और जब कह रहे हैं जहां पे लेमडा पाथ रेफरेंस है वहां पे के है, मतलब मैक्सिमम है, तो जहां पे लेमडा बाय 4 होगा वहां पे क्या होगी, लेमडा बाय 4 है, तो बेटा फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लेमडा पाथ रेफरेंस हो गया लेमडा बाय 4 पाई बाय 2, बस पाई बाय 2 यहां पुट कर दिए, पाई बाय 4 बन जाएगा, पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई बाय 4, कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 1/2, कॉस पाई बाय 4 1/√2, तो के बाय 2 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, के बाय 2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, बेटा बड़ी सिंपल बात है। लेमडा पे इंटेंसिटी के है मैक्सिमम वाली 4 आई नॉट, तो बेटा जहां पे लेमडा बाय 4 है वहां पे पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस निकालेंगे, 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई बाय 2, और वो पुट करेंगे यहाँ पे cos पाई बाय 4 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो k बाय 2 विल बी द आंसर। 4 आई नॉट को इन्होंने k कह रखा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं जहां लेमडा पाथ डिफरेंस है वहां इंटेंसिटी k आ रही। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं फोकल लेंथ हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव लेंस की बढ़ा रहे हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या फर्क पड़ेगा माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की। प्यारे बच्चों मैग्नीफाइंग पावर जो माइक्रोस्कोप की होगी वो घट जाएगी, और टेलीस्कोप की जो होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। आई होप वैसे अगर आपको ये जस्ट फॉर्मूले याद हो तो भी क्वेश्चन हो पाता आराम से, पर अगर नहीं याद है कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, हाँ ठीक है। मैं माइक्रोस्कोप की पहले बताता हूं आपको, या टेलीस्कोप की, जिसकी मर्जी कहेंगे। इसकी अगर हाइट h है तो यहां बनती है बेटा हाइट h डैश, ठीक है ठीक है। और बेटा ये आई पीस है, जिसको हम मतलब ऑब्जेक्ट को हमको एफ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमको एडजस्टमेंट गिवन नहीं होता तो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है। और जो इसके फोकल पॉइंट पे जो इसका फोकस होगा मान लो एफ पे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब एल, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा बाय अल्फा, है ना। बीटा क्या होगा, एच डैश बाय एफ ई, और अल्फा क्या होगा प्यारे बच्चों, अल्फा होगा एच बाई डी। जब डी डिस्टेंस पे डायरेक्टली रख के देखें उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा एंगल आ गया, तो डी बाई एफ ई और एच डैश बाई एच, एच डैश बाई एच हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और एच डैश बाई एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी एफ माइनस वी बाई एफ, एफ ओ माइनस वी ओ बाई एफ ओ। अब देखो बेटा एफ ओ ये वी ओ हो गया, ये यहां से लेके यहां तक की चीज, तो मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, नेगेटिव तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी वी ओ माइनस एफ ओ बाई एफ ओ, और वी ओ माइनस एफ ओ हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब, तो ये ऊपर आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब, नीचे आ जाएगा एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई।
तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर घट जाएगी। बेटा ये आपको याद भी होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अच्छा ये तो अभी मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का, किसका बताया, ओ सॉरी माइक्रोस्कोप का। आइए अब टेलीस्कोप का भी याद दिला देता हूं आपको, ताकि बेटा पेपर से पहले जस्ट याद रह जाए। बेटा याद रख लीजिए बेटा, L/FO इंटू D/FE, L इज लेंथ ऑफ ट्यूब, दोनों के फोकल पॉइंट पर डिस्टेंस, ठीक है। एक सेकेंड जरा बस, माइक्रोस्कोप भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ओ सॉरी, टेलीस्कोप रिवाइज कराना था। हाँ टेलीस्कोप, बेटा ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, FO फोकल लेंथ है, FE फोकल लेंथ है आई पीस है। कॉन्वेक्स लेंस को दिखाने का ये तरीका होता है, कॉनकेव को दिखाने का ऐसा तरीका होता है ना। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मान लो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, पहले तो FO पे, और इस पे कहाँ बनेगी बेटा, ये इन्फिनिटी बनाएगा तो ये तो FE हो जाएगा। अब ये जो एंगल हो गया बीटा हो गया, तो यहां मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं बीटा बाय अल्फा, है ना, है ना। क्योंकि यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको डी पे लाके रख के देखें, माइक्रोस्कोप में डी पे रख के देखते हैं। अब बीटा बीटा क्या हो जाएगा, H/FE, अल्फा क्या हो जाएगा, H/FO, FO/FE। आया आया सर, तो इसमें FO बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, कहानी बढ़ जाएगी, मतलब मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी, है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप में बढ़ती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के बढ़ाने से, और माइक्रोस्कोप में घटती है, क्योंकि इसमें आया है FO/FE और उसमें क्या था, L/FO इंटू D/FE, L/FO इंटू D/FE, L/FO इंटू D/FE। अगला क्वेश्चन है, ए प्रिज्म एंगल है और बेटा हमने दूसरी साइड को, एक साइड को हमने सिल्वरिंग कर दी, एक साइड पे हमने क्या कर दी, सिल्वरिंग कर दी। लगातार ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं और देखिए मतलब कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन ये है, ये ए है, ठीक है, और कह रहे हैं जब यहां पे 2A पे, ये 2A पे जब रे आती है तो यहां पे सिल्वरिंग है, इससे बिल्कुल रिट्रेस का मतलब होगा इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी। कैसे इंसिडेंट होगी, नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली आएगी तो वापस चल पड़ेगी, जैसे आएगी वैसे ही वापस, बिल्कुल वैसे ही वापस रिट्रेस कर देगी। अब ये 90 है, ये ए है, ये 90 माइनस है और ये फिर ए। स्नेल्स लॉ लगाइए, 1 इंटू साइन 2A बराबर म्यू इंटू साइन ए। तो म्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 साइन है कॉस है, साइन है कट जाएगा 2 कॉस है, बहुत ही सिंपल। ये ए, ये 90 माइनस है इसलिए ये ए, ये तो नॉर्मल है ना। 1 इंटू साइन 2A बराबर म्यू इंटू साइन है, 2 साइन है कॉस है, साइन है कट जाएगा 2 कॉस है बच जाएगा। नेक्स्ट 38 के बाद 39 क्वेश्चन, ओ ये तो बहुत ही बकवास है। कह रहे हैं पहले एनर्जी कुछ हमने डाली फोटॉन्स की और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.5 आई और वो 0.8 हो गई जब मैंने 20% से एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा दी। बेटा hν माइनस 5 ये होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो दे रखी है मेरे को 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो जूल्स में करा तो 0.5 इंटू ई लिख दीजिए, है ना। फिर इसको 20% से बढ़ा दी, 1.2 hν माइनस 5 और फिर आ रहा है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 0.8 इंटू ई। या तो आप कह लीजिए दोनों तरफ हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बात करेंगे, फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बताना क्या है, वर्क फंक्शन। बेटा 1.2 से मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1.2 से मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बन जाएगा बेटा, ये 0.25 और 1.2 इंटू 0.8 का 9 ये क्या बन जाएगा, 1.2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 1.2 से, और फिर आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो बेटा 0.25 बन जाएगा, ठीक है। और ये 1.2 से मल्टीप्लाई हो गया 0.6, तो ये 0.2 आ जाएगा, तो 5 आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते थे, मतलब तरीका आपका इसका ओरली भी डेवलप हो सकता है। आप ऐसा कह सकते थे, पहले अगर ई एनर्जी दी 1.2% बढ़ गई तो 1.2 ही हो गई, और जितना ये बढ़ेगा बेटा ई माइनस 5, कटौती तो वही होनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो अगर 0.3 से बढ़ रही तो 0.2 ई जो होगा ना वही 0.3 होगा, तो ई आ गया 3/2, ई 3/2 है, बस पुट कर दिए ई को 3/2 दैट इज 1.5, और पहले वाले केस में के मैक्स था 0.5,
तो 1.5 माइनस 0.5 1 आ जाएगा 5। जैसे भी आप कर सकते हैं, मैं फिर बोल दे रहा हूं, पहले ई एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट था, बाद में 1.2 ई माइनस 5, पहले केमैक्स 0.5 आ रहा था, बाद में केमैक्स क्या है 0.8। तो जब ये 0.2 ई से बढ़ा तो यहां पे भी तो वही इंक्रीज आएगा जो इधर इंक्रीज आएगा, तो 0.2 ई इज इक्वल टू 0.3, या आप कह लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लिया यार, तो ई आ जाएगा 3/2, वो यहां पे पुट करेंगे, 5 निकाल लेंगे 1। जैसा मन करे वैसा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हमने क्या की, पार्टिकल है उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स कर दिया, परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा होता है h/mv, कितना होता है प्यारे बच्चों, बोलेंगे फटाफट से, h/mv। एक सेकंड बस जरा रब कर देते हैं। हाँ बेटा अब बेटा अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स कर दिया, लैम्डा होता है h/mv, ठीक है, h/mv, और mv होता है √2m के। अब सोच के देखिए, काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स करने से क्या होगा, √16 4 आ जाएगा बाहर, तो लैम्डा 1/4 हो जाएगा, तो लैम्डा से λ/4 हो गया, तो चेंज कितने का आएगा, 3 λ/4 का, दैट इज इसका 3/4 का चेंज आएगा, 75% का चेंज, 3 λ/4 का चेंज आया लैम्डा में, तो 1 में कितने का चेंज आएगा, इतने का, 100 में कितने का चेंज आएगा, इतने का, 75%। नेक्स्ट कह रहे हैं, हाइड्रोजन को हम एक्साइट करें 975 एंगस्ट्रॉम का फोटोन फेंक के, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी एमिशन स्पेक्ट्रम में। ओके बताते हैं, एक सेकंड रुकेंगे बस। बेटा 12400 बाय 970, ठीक है, ये हो गई बेटा जो एनर्जी हमने फेंकी। अब 97 इंटू क्या लें, 97 इंटू 13 तो कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि उतना तो ये बड़ा है नहीं, तो 97 इंटू 12 में जाएगा, और 12 में जाएगा तो बचेगा क्या, उसके बाद 3 12 36, 36 और 40, 76 आ गया, तो अब बचा है 76, पॉइंट लगाइए 76 है ना। तो बेटा अब ध्यान से देखिए, अगर अब मैं 0 लगाता हूं तो क्या आएगा 0.7, तो 12.7 इतने में गुजारा कर लीजिए, क्योंकि मेरे को पता है आगे 5 ही बनना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपको मुश्किल भी दिख रही हो, बस मैं आपको कह रहा हूं 97 से बेधड़क होकर डिवाइड करना चालू करिए, इंटू 12 पॉइंट, बेटा अगर 0 लगाएंगे फिर पॉइंट लगाया तो ये दिख रहा है 12, मतलब 97 इंटू 7 टाइप का बन रहा है, 12.7, 12.75 पास वो होता है बेटा एनर्जी डिफरेंस, -13.6 पहले की, फिर -3.4, फिर -1.5, फिर -0.85। आप चाहे तो -13.6 बाई n² से निकाल सकते हैं। इन पहले और चौथे में डिफरेंस होता है 12.75, आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 13.6 माइनस 0.85, तो ये बन जाएगा 12.75। ये होता है 10.2, जो आपको याद रखना ही होता है, इससे कम एनर्जी होगी तो एक्साइट हो ही नहीं पाएगा। इन दोनों में क्या आएगा, प्लस 1.9 कर दिया, 12.1, फिर 12.75, तो फोर्थ पे चला गया। अगर फोर्थ पे इलेक्ट्रॉन चला गए, फोर्थ पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो कितने टाइप की बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी बेटा, n(n-1/2), 4 -1/2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बेटा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लिथियम 7 और 2He4 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है। एक सेकेंड बस रब कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Li7 प्लस 1H1 गिव्स ट्वाइस ऑफ 2He4, दो 2He4 बन रहे हैं, 2He4 प्लस कुछ एनर्जी रिलीज। कितनी एनर्जी रिलीज होगी प्यारे बच्चों, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर है उतने ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में तोड़ा और फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन होके हीलियम बन गए।
हीलियम न्यूक्लियर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन होंगे तो अट्रैक्शन वाली चीजें कंबाइन होंगी तो बेटा फिर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स से एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां एनर्जी रिलीज होगी और यहां लगी, तो नेट में रिलीज क्या हुई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगानी पड़ती है। तो नेट में मिली कितनी हमको, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखिए 7.06, तो 4 इंटू 7.06, ये तो एक हीलियम से एनर्जी निकलेगी, 2 से इतनी निकलेगी। और रिएक्टेंट में सप्लाई कितनी करनी पड़ी, इसकी लिथियम की देखिए 5.6, तो 5.6 इंटू 7 पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन निकालने में इतनी एनर्जी, 7 के लिए इतनी। अब बेटा ये तो प्रोटॉन से प्रोटॉन बनाने में तो कोई एनर्जी जाएगी, बस इसको आंसर निकाल लेंगे आप, है ना। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17.3। अगर आपको लगता है मैं कैलकुलेट करूं तो कर देते हैं। 8 6 48, 8 7 56, 56.48 माइनस 7 6 42, 2 4 7 5 35 और 4 39 कर लेंगे। दिख गया बेटा, अगर ये 39 है और ये 56 है तो 17 का गैप दिखाई दे रहा होगा आपको शायद, बड़े आराम से 17 पॉइंट समथिंग में आंसर आ गया, 19 तक तो जा ही नहीं रहा। नेक्स्ट 43 कह रहे एक रॉक है जिसमें पहले केवल और केवल ना एक्स ही होता था, एक्स से वाई डिकम्पोज होके बना, वाई बन रहा है डिकम्पोज होके, ठीक है। और कह रहे किसी टाइम पे एक्स और वाई का रेशियो 1:7 है, एक्स से वाई बन रहा है और किसी टाइम पे रेशियो 1:7 है, मतलब ये 7 है और ये 1 है, तो इनिशियली क्या हो रहा होगा, ये 8 और ये 0। तो रॉक की एज बतानी है भाई, 8 से 1 होने में टाइम, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 3 हाफ लाइफ लगेंगी। नहीं आया बेटा, इनिशियली x ही था, x से बन रहा है y, अब रेशियो 1:7 में मेरे को x और 7x कहना चाहिए था वैसे, तो इनिशियली क्या रहा होगा 8x और 0, तो 8x से x होने में टाइम क्या लगेगा, हाफ के हाफ का हाफ, 3 हाफ लाइफ दे रखी है, तो 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ कर पाएंगे, बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। आई होप बेटा मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझा पाया हूं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, पर बेटा कोशिश करेंगे, बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं, एनर्जी को आप बचाएं अपनी, है ना, फालतू जगह पे ना लगाएं, नए क्वेश्चन नहीं करने हैं, फालतू एफएसटीज नहीं देने हैं, बहुत सारी चीजों का रिवीजन करना है, पेपर आसान ही होगा, मुश्किल नहीं होगा। और अगर 4-5 क्वेश्चन जो मुश्किल आते हैं बेटा वो भी करे हुए से ही होंगे, है ना, और 4-5 क्वेश्चन से कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं है, मेजर कंटेंट पे फोकस करना है। पेपर में अगर कुछ 4-5 क्वेश्चन टफ आए तो वो ट्रैप है, ट्रैप में फंस जाएंगे तो एग्जामिनर जीत जाएगा, ट्रैप में नहीं फंसना है, उसको नमस्ते करके बेटा हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि हम तुमको नहीं कर पा रहे, समय मिलेगा तो बाद में जरूर देखेंगे तुम्हें, है ना। तो बेटा आपको बस बेटा 40 क्वेश्चन आप कराएं तो हम खुश हैं, 160 नंबर बहुत बढ़िया है ना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में अगर इतने आ जाते हैं बेटा, सेम इज द केस विद केमिस्ट्री एंड बायो। कोशिश करें बस मेहनत जारी रखें, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को रोज कम से कम 5-5 घंटे तो दें, कम से कम, है ना, 15-16 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी बेटा काम बनेगा। तो बेटा पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। मुलाकात होती है आपके साथ AIPMT 2013 के पेपर के साथ 2 दिन बाद। थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड।